मॉर्निंग। माई सेल्फ सरोज यादव एंड पैरामाउंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के बारे में। जो जेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए, जेट का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें अपने 3 सब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट है एग्रोनॉमी, सेकंड है हॉर्टिकल्चर, थर्ड कौन सा है, एनिमल साइंस। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी हॉर्टिकल्चर। अपनी फर्स्ट क्लास हुई थी जिसमें अंदर अपन ने बेसिक इंट्रोडक्टिव पोर्शन पढ़ा था। किसका? हॉर्टिकल्चर का बेसिक इंट्रोडक्टिव पोर्शन डिस्कस किया था। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर को क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। हॉर्टिकल्चर क्या होती है? उद्यान विज्ञान होती है, जिसके अंदर अपने को देखा था कि हॉर्टिकल्चर का बेसिक इंट्रोडक्टिव पोर्शन मतलब इसके अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती है, किस किस की स्टडी की जाती है। जैसे पोमोलॉजी है, ओलरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके बाद में मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस, इन सब के अपन ने इस ब्रांच के अंदर स्टडी की थी। नेक्स्ट अपन ने टॉपिक लिया था कि कल्चर कौन सा वर्ड है और लॉजी कौन सा वर्ड है। जो मैंने आपको देख के बताया था कि जितने भी वर्ड्स होते हैं वो अगर किसी भी ब्रांच के पीछे कल्चर लगा हुआ है तो वो लैटिन वर्ड है, और अगर किसी ब्रांच के पीछे लॉजी लगा हुआ है तो वो कौन सा होता है? ग्रीक वर्ड होता है। उसके बाद में मैंने आपके साथ एक ट्रिक की थी, शेयर की सोयल में किया कल्चर तो टेंशन हुई, सोसाइटी गई मार्केट तो क्रेडिट किया, सेल अंदर बाहर की फंगस मारी तो क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। ये सभी कौन से वर्ड थे? लैटिन वर्ड। ये सभी कौन से वर्ड थे? लैटिन वर्ड थे। सोयल में किया कल्चर, मतलब सोयल और सोयल साइंस दोनों लैटिन वर्ड है। कल्चर मतलब जिस भी ब्रांच के पीछे कल्चर लगा हुआ है वो सभी लैटिन वर्ड है। सोयल में किया कल्चर तो टेंशन हुई, टेंशन मतलब एक्सटेंशन हो जाएगा, एक्सटेंशन लैटिन वर्ड है। सोयल में किया कल्चर तो टेंशन हुई, सोसाइटी गई मार्केट, सोसाइटी सोसाइटी लैटिन वर्ड है। सोसाइटी गई मार्केट, मार्केट भी लैटिन वर्ड है। मार्केट जो टर्म है वो अपन किस में यूज करते हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर आती है मार्केट, मार्केट लैटिन वर्ड है। सोसाइटी गई मार्केट तो क्रेडिट किया, क्रेडिट लैटिन वर्ड है। क्रेडिट किया, सेल अंदर बाहर की, सेल हो जाएगा, सेल इन विवो हो जाएगा और इन विट्रो। सेल इन विवो इन विट्रो दोनों लैटिन वर्ड है। अंदर बाहर की फंगस मारी, फंगस लैटिन वर्ड है। तो क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन मतलब उद्भव हो गया, तो इवोल्यूशन क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ये सभी कौन से हैं? लैटिन वर्ड है। सोयल में किया कल्चर, सोयल, सोयल और सोयल साइंस। सोयल में किया कल्चर तो टेंशन हुई, सोसाइटी गई मार्केट तो क्रेडिट किया, सेल अंदर बाहर की फंगस मारी तो क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। सोयल, सोयल साइंस और जिस भी ब्रांच के पीछे कल्चर लगा हुआ है, मार्केट हो जाएगा, सोसाइटी हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इवोल्यूशन हो गया, फंगस हो गया, सेल इन विवो हो जाएगा, सेल इन विट्रो हो जाएगा, और एक सेल हो गया, और कौन सा हो जाएगा? टेंशन मतलब एक्सटेंशन हो जाएगा। ये सभी कौन से वर्ड है? लैटिन वर्ड है। सोयल में किया कल्चर, पूछ सकता है, जैसे देख के अपने को पता चल जाता है कि कल्चर लगा हुआ है तो मतलब लैटिन वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्चर वाले ही लैटिन वर्ड होते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका अपने को पता होना चाहिए कि ये कौन सा वर्ड है। जेट में एक बेसिक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सोयल कौन सा वर्ड है, या मार्केट कौन सा वर्ड है, इवोल्यूशन कौन सा वर्ड है। तो ये ट्रिक हो जाएगी। सोयल में किया कल्चर तो टेंशन हुई, सोसाइटी गई मार्केट तो क्रेडिट किया, सेल अंदर बाहर की फंगस मारी तो क्या हो गया? इवोल्यूशन हो गया। ये सभी क्या होता है? ऑल आर लैटिन वर्ड, ऑल आर लैटिन वर्ड। ये सभी कौन से वर्ड है? लैटिन वर्ड है। उसके बाद में अपन ने जो डिस्कस किया था वो नेक्स्ट टॉपिक अपन ने लिया था इम्पोर्टेंस, मतलब हॉर्टिकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया था हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, प्रेजेंट कंडीशंस क्या है, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, और फ्यूचर में उसका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या होता है, उसका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस के अंदर अपने को देखना है कि जैसे हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर का कल्टीवेशन करना है, उसकी स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब हॉर्टिकल्चर का अपना जैसे बॉडी है या फिर अदर मतलब सोर्स है, उसके अंदर हॉर्टिकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट अपन ने देखा प्रेजेंट में हॉर्टिकल्चर के क्या कंडीशंस है, एरिया ऑफ प्रोडक्शंस के बारे में होगा। तो ये अपन एग्जाम से पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हर बार मतलब एरिया एंड प्रोडक्शन के डेटा चेंज हो जाते हैं। फ्यूचर के अंदर अपने को देखना है कि फ्यूचर में उसका हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है वो पर यूनिट एरिया कैसे इंक्रीज करना है।
अब पर यूनिट एरिया फ्यूचर के अंदर हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग क्या चला रखी है, स्कीम चला रखी है, स्कीम चला रखी है। उसके अलावा आईसीआर के अलग अलग क्या आते हैं, प्रोजेक्ट आते हैं, आईसीआर के अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं, जिसमें एक्रिप हो जाएगा, आरकेवीवाई के प्रोजेक्ट्स हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से 4-5 मैंने स्कीम्स बताई थी, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से, जो किसके लिए, हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, हॉर्टिकल्चर के बारे में क्या बोलता है, इसमें प्रोजेक्ट्स आते हैं, किसके अंदर, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंदर आते हैं, जो कब आया था, 2005 में आया था। पूछ सकता है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो स्कीम है वो कब आई थी, किसके द्वारा आई थी। सेकंड अपन ने स्टडी की थी आरकेवीवाई, आरकेवीवाई कौन सा होता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। आरकेवीवाई की क्या आते हैं, आईसीआर के अंदर क्या आते हैं, इसके प्रोजेक्ट आते हैं, आईसीआर खुद इसका फंड प्रोवाइड करवाता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, या फिर इसके अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करवाती है, प्रोजेक्ट्स देती है, जिससे क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया जाता है, फंड दिया जाता है, आरकेवीवाई। और ये कब आया था, 2006-7 में कौन सी आई थी, आरकेवीवाई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आई थी, 2006-7 में आई थी। फर्स्ट हो जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, कब आया था, 2005 में आया था। सेकंड, फर्स्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, सेकंड अपन ने देखा था आरकेवीवाई का प्रोजेक्ट था, थर्ड अपन ने देखा था कौन सा था, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। ये भी कब आया था, ये भी 2006 में आया था। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट कब आया था, 2006 के अंदर आया था। फोर्थ अपन ने स्टडी की थी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मतलब हॉर्टिकल्चर का इंटीग्रेटेड रूप से, इंटीग्रेटेड मतलब सभी जितने भी कंट्रोल मेजर्स है उनका यूज करके हॉर्टिकल्चर का पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब जितनी भी स्कीम्स है उनका सबको एक जगह करके, और उसकी जो अलग जो एक मिशन चलाया गया था, कौन सा था, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये स्कीम कब आई थी, 2016 में, 2016 के अंदर ये स्कीम आई थी, कौन सी, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट हो जाएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जो कि 2005 में आया था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था आरकेवीवाई का प्रोजेक्ट था, उसके बाद में कौन सा था, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, जो कब आया था, 2006 के अंदर आया था। नेक्स्ट अपन ने स्टडी की थी कि जैसे कोई भी फ्रूट्स है, मेजर फ्रूट्स होते हैं अपने राजस्थान में, जो ड्राई कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से फ्रूट ग्रो करते हैं, के बारे में अपन ने बेसिक देखा था कि जैसे अपना वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, उसमें कौन सा फ्रूट होता है, डेट पाम होता है, खजूर लेते हैं, पोमिग्रेनेट अनार लेते हैं, बेर भी होता है, ये सब बील पत्र होता है, ये कहाँ पे होते हैं, पश्चिमी राजस्थान, जो वेस्टर्न राजस्थान है उसमें होता है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि किन्नू कहाँ पे होता है, किन्नू अपने को पता है गंगानगर में होता है। उसके बाद में अपन ने क्या स्टडी की थी, संतरा, संतरा सबसे ज्यादा अपने इंडिया में अगर पूछे तो संतरा कहाँ पे होता है, नागपुर महाराष्ट्र में होता है, नागपुर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संतरा का प्रोडक्शन होता है। और राजस्थान में पूछे तो कहाँ पे हो जाएगा, झालावाड़, राजस्थान में कहाँ पे है, झालावाड़ में है। और झालावाड़ को क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर किसको बोला जाता है, झालावाड़ को। अगर इंडिया लेवल पे पूछे तो संतरा का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, नागपुर महाराष्ट्र में, सबसे ज्यादा संतरा का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, नागपुर महाराष्ट्र में होता है। और राजस्थान में कहाँ पे होता है, झालावाड़ में होता है, इसलिए झालावाड़ को क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर बोलते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा किन्नू, सेकंड है संतरा, थर्ड अपन ने देखा था अमरूद, अमरूद कहाँ पे होता है, अमरूद सबसे ज्यादा होता है सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा होता है अमरूद। के बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि जो अदर जो फ्रूट्स है जैसे बेर, पेर, आंवला वगैरह कहाँ पे होते हैं, जयपुर में होते हैं। बेर आंवला सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, जयपुर में होता है। ये 4-5 जो फ्रूट्स थे उसके बारे में अपन ने बेसिक डिस्कस किया था कि ये कहाँ कहाँ होते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि ये अपन ने फर्स्ट अपन ने देख लिया, फ्यूचर में प्रोडक्शन हो गया, प्रेजेंट में कंडीशन है, उसके अलग अलग डेटा होंगे। इंपोर्टेंस के अंदर अपने को अलग अलग इंपोर्टेंस है, उसमें अपने देखा था फर्स्ट था न्यूट्रिशनल इंपोर्टेंस, आहार संबंधित, जिसके अंदर अपने किसकी स्टडी की थी, विटामिन की स्टडी की थी। सेकंड अपने मिनरल्स की दी थी, आहार संबंधित हो गया। सेकंड लिया था इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस, मतलब इंडस्ट्री के अंदर भी किसके, औद्योगिक, औद्योगिक जो होता है इंडस्ट्री के अंदर भी क्या होते हैं, इसके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, किसके, फ्रूट्स के, से औद्योगिक इंपोर्टेंस हो गया। जैसे पपेन हो गया, पपेन किससे मिलता है, पपीता से मिलता है। उसके बाद में अपन ने देखा था कोकोनट होता है, उससे क्या मिलता है, कोकोपिट मिलता है। कोकोपिट का यूज किस में किया जाता है, नर्सरी में, नर्सरी में क्या लेते हैं, कोकोपिट और वर्मिकुलाइट लेते हैं नर्सरी लगाने के लिए। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि उसके अलावा जैसे फर्स्ट हो जाएगा न्यूट्रिशनल इंपोर्टेंस, सेकंड हो गया इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस, उसके बाद में अपन ने देखा था कौन सा, थर्ड होता है मेडिसिनल इंपोर्टेंस।
थर्ड कौन सा था, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस था, के अंदर देखा था कि कौन से जैसे मेजर फ्रूट्स है उनसे कौन कौन सी दवाइयां बनती है, आयुर्वेदिक यूज होता है, जैसे आंवला होता है उसका आयुर्वेद में यूज होता है, आंवले से क्या बनता है, च्यवनप्राश बनता है जिसको सर्दियों में यूज किया जाता है, जो इम्यूनिटी पावर को डेवलप करता है। नेक्स्ट अपन ने देखा था कि त्रिफला चूर्ण, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिफला जो चूर्ण बनता है ना, त्रिफला चूर्ण वो 3 फ्रूट से मिलकर बना होता है, उसका कॉम्बिनेशन में कौन कौन से फ्रूट लेते हैं, तो फर्स्ट उसमें होता है आंवला, दूसरा होता है हरड़ और तीसरा क्या होता है, पहेड़ा। आंवला, हरड़ और पहेड़ा ये 3 फ्रूट से क्या बनता है, त्रिफला चूर्ण बनता है। और त्रिफला चूर्ण का जैसे अपने को पता है, आंवला तो क्या होता है, अम्लिका ऑफिसिनेलिस, आंवला क्या होता है, अम्लिका ऑफिसिनेलिस होता है। और हरड़ और बेहड़ा क्या होते हैं, टर्मिनेलिया स्पीसीज होते हैं, हरड़ और बेहड़ा क्या होते हैं, टर्मिनेलिया स्पीसीज होते हैं। पूछ सकता है त्रिफला चूर्ण किससे मिलकर बना होता है, त्रिफला चूर्ण बनता है 3 फ्रूट से मिलकर बना होता है, फर्स्ट होता है आंवला, सेकंड होता है हरड़ और तीसरा क्या होता है, बेहड़ा होता है। आंवला अम्लिका ऑफिसिनेलिस होता है और हरड़ और बेहड़ा क्या होता है, टर्मिनेलिया स्पीसीज होते हैं। उसके बाद में अपने फर्स्ट हो जाएगा इंडस्ट्रियल हो गया, न्यूट्रिशनल हो गया, मेडिसिनल हो गया। नेक्स्ट अपन ने देखा था इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का देखते ही पता चल जाता है, इकोनॉमिक मतलब आय से संबंधित है, आय से संबंधित मतलब इनको जो फ्रूट्स होते हैं इनका ओरचार्ड लगाने से अपने को क्या मिलती है, इनकम होती है। तो पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन होता है वो किससे, इससे ज्यादा होता है, ज्यादा इसलिए होता है कि जैसे कोई भी फ्रूट है या फिर कोई वेजिटेबल अपनी पॉली हाउस में या फिर ग्रीन हाउस में ग्रो कर ली, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जैसे वेजिटेबल्स तो पॉली हाउस में ग्रो कर लिया, अब जो सीरियल्स होती है अपने सीजन कितने होते हैं, 2 होते हैं मेनली, सीजन कौन सा होता है, 2 होता है, फर्स्ट होता है रबी, सेकंड कौन सा होता है, खरीफ। फर्स्ट होता है रबी होता है, सेकंड कौन सा, खरीफ होता है। खरीफ में कौन कब लगाते हैं, खरीफ लगाते हैं बारिश के सीजन में, रबी लगाते हैं सर्दियों में। अब ठीक है, दो दो सीजन है, दोनों 6 6 मंथ्स के हैं, 6 महीने के, दोनों सीजन कितने होंगे, 6 महीने के होंगे, तो सिर्फ साल में अपन कितनी क्रॉप ले सकते हैं, सिर्फ 2। लेकिन वेजिटेबल्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो कितने टाइम की होती है, 3 या 4 महीने की। वेजिटेबल्स क्या होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स होती है, इनकी लाइफ साइकिल 3 या 4 महीने की होती है। तो पर ईयर के अंदर अपन ने कितनी वेजिटेबल्स ग्रो कर ली, 3 या 4 वेजिटेबल्स को ग्रो कर लिया, तो पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन अधिक हो गया। दूसरी बात, जो वेजिटेबल्स होती है उसको अपन 3 या 4 बार अपन क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, जबकि फसल होती है, जो क्रॉप्स होती है, सीरियल्स होती है, उसको एक ही बार हार्वेस्ट किया जाता है। जब उसको लगाते हैं सीजन में सिर्फ एक बार हार्वेस्ट कर सकते हैं, तो 3 या 4 बार अपने को उसका प्रोडक्शन अधिक प्राप्त होता है, पर यूनिट एरिया आय अधिक होती है, और 3 4 बार अपन अलग अलग वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक क्या होती है, इनकम भी जनरेट हो रही है। एक क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ये ऐसे बेसिक पता होना चाहिए कि जैसे अर्बनाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन मतलब होता है कि गांवों से लोगों का शहरों की तरफ जाना, गांव से लोगों का शहरों की तरफ जाना। और गांव से शहरों की तरफ लोग क्यों जाते हैं, इनकम के लिए, इनकम का जो सोर्स है गाँव में कम है, अभी पानी की कमी हो रही है, तो अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो इकोनॉमिक मतलब ओरचार्ड लगा के या फिर कोई भी पॉली हाउस वगैरह, ओरचार्ड वगैरह, या तो किसी ने ओरचार्ड लगा लिया, या फिर किसी ने पॉली हाउस लगा लिया, या फिर उसका अलग अलग जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम हो गया, तो उससे क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, तो अर्बनाइजेशन भी क्या होगा, कम होएगा, मतलब लोग गांव की तरफ भी कम जाएंगे, ठीक है। एक अपन ने देखा था एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब एनवायरमेंट के अंदर इसका हॉर्टिकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, कि अपन ने स्टडी की थी। तो एनवायरनमेंट में क्या होएगा, जैसे जितने भी पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। और फोटोसिंथेसिस से क्या मिलती है, ओटो मिलती है, फोटोसिंथेसिस से क्या मिलती है, तो ओटो मिलती है। तो ऐसा तो है नहीं कि मतलब अदर जो पौधे होते हैं सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, हॉर्टिकल्चर की जो वेजिटेबल्स होती है, फ्रूट्स, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनसे भी बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलती है, ओटो मिलती है। तो फर्स्ट अपने को ओटो मिलती है। सेकंड क्या हो जाएगा, जो ये पोल्यूशन है उसको कम करते हैं, पोल्यूशन, पोल्यूशन जो होता है उसको कौन कम करते हैं, ये जो रोड साइड जो पौधे लगाए जाते हैं, रोड साइड पे जैसे नीम वगैरह है, जो आयुर्वेदिक पौधे होते हैं, या छोटी छोटी जो श्रब्स होती हैं, जो क्या करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं, इनको क्या करते हैं, रोड साइड पौधे होते हैं, रोड साइड पौधे होते हैं, रोड साइड या रोड के बीच में देखा होगा बहुत बार, जैसे बड़ी बड़ी जो स्मार्ट सिटीज होती है उनमें रोड साइड छोटी छोटी श्रब्स या बड़े बड़े पौधे लगाए जाते हैं, जिससे क्या होती है, वो पोल्यूशन को कम करती है, उनके लीव्स में क्या होती है, डस्ट उनके ऊपर चिपक जाती है, और पोल्यूशन एनवायरनमेंट में कम हो जाता है। तो एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ये हो गया, O2 बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है। दूसरा, पोल्यूशन को कम कर रहा है। तीसरा क्या होता है, जो एनवायरमेंट के अंदर तीसरा इनका क्या हो जाएगा, तीसरा यूज ये है कि ये क्या होता है, जैसे ओरचार्ड है, ओरचार्ड के चारों तरफ अपन ने क्या लगा दी, बाड़ लगा दी, बाड़ मतलब फेंसिंग, बाड़ अपन ने मतलब फेंसिंग की है, फेंसिंग भी की है।
तो जैसे फेंसिंग के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं, काम में तो आ ही रहे ना, जैसे ओरचाड़ है उसके चारों तरफ अपन फेंसिंग लगा ली, ये भी एक एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस हो गया। वुमेन्स के लिए भी ये क्या हो गया, बेनिफिट मेथड हो गया। ये हो जाएगा इसका इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में अपने फर्स्ट न्यूट्रिशनल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, मेडिसिनल हो गया। एक अपने एक और इम्पोर्टेंस था, वो कौन सा था, रिलीजियस इंपॉर्टेंस। रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक। रिलीजियस मतलब क्या होता है, धार्मिक होता है। रिलीजियस देख के पता चल जाता है, रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है। जैसे कोई भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें भी हॉर्टिकल्चर में जो फ्रूट्स हैं, जैसे केला है उसका यूज किया जाता है, आम है आम की पत्तियों का यूज किया जाता है, अशोक के पत्ते होते हैं उनका यूज किया जाता है। एक होता है बीलपत्र। बीलपत्र की पत्तियां जो होती हैं, बीलपत्र की जो पत्तियां होती हैं उनका कब यूज किया जाता है, शिव जी को चढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। कब, सावन के महीने में, मतलब बीलपत्र का भी यूज किया जाता है। एक हो गया आम हो जाएगा। तो पूछ सकते हैं रिलीजियस इंपॉर्टेंस में कौन कौन से आते हैं। तो रिलीजियस इंपॉर्टेंस में कौन कौन से हो जाएंगे, फर्स्ट हो जाएगा आम, आम की पत्तियां हो गई। सेकंड कौन सा हो जाएगा, अशोक। थर्ड कौन सा हो जाएगा, केला। और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, बेलपत्र। बेलपत्र, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा आम, सेकंड हो जाएगा अशोक, थर्ड हो जाएगा केला, और फोर्थ कौन सा है, बेलपत्र। ये सभी कौन से होते हैं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, फ्रूट्स हैं। पूछ सकते हैं रिलीजियस इंपॉर्टेंस फ्रूट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा आम, सेकंड हो जाएगा अशोक, थर्ड है केला, और फोर्थ कौन सा है, बेलपत्र। ये हो जाएगा, ये कौन सा हो गया, ये टॉपिक हो गया अपना इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस हो गया। इंपॉर्टेंस मतलब इनसे अपने को ये फायदे हो गए। फर्स्ट अपना इंपॉर्टेंस हो गया, सेकंड अपनी प्रेजेंट कंडीशंस हो जाएगी, थर्ड फ्यूचर प्रोडक्शन हो गया, एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट अपन लेंगे कि ओरचाड़। ओरचाड़ क्या होता है, ओरचाड़ मतलब होता है बगीचा। ओरचार्ड मतलब क्या होता है, बगीचा। तो अपन इसका बेसिक इंट्रोडक्टिव अगर देखेंगे कि कोई भी बगीचा लगाना है, तो बगीचा ऐसा नहीं है कि अपन ने जैसे वेजिटेबल्स है 2-3 महीने में लगाई, हार्वेस्ट कर ली, एक बार बगीचा लगा दिया मतलब बहुत टाइम तक, आई थिंक 20 या 25 साल तक तो अपन उसको रिमूव नहीं कर सकते। अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो रिमूव कर सकते हैं, बाकी बगीचा की जो प्लानिंग होती है वो कितने लॉन्ग टाइम तक की होती है, बहुत टाइम का अच्छे से उसकी प्लानिंग सेटअप करनी पड़ती है। दूसरा उसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, सोइल है, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन अपने को अच्छे से देखना पड़ता है कि कौन से क्लाइमेट की, जैसे ऐसा तो है नहीं कि जैसे एप्पल को अपन ने राजस्थान में ग्रो कर दिया, तो जो उसके लिए बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है फ्रूट के लिए वो देखनी पड़ती है। दूसरा हो जाएगा सोइल। अच्छी जो दोमट मिट्टी होती है वो फ्रूट्स के लिए सबसे अच्छी होती है। दोमट मिट्टी वाली जो बढ़िया जो मिट्टी है वो यूज करनी है। थर्ड क्या हो जाएगा, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, समतल। समतल मतलब जैसे स्ट्रेट, टोपोग्राफी का मतलब होता है समतल, मतलब समतल जगह होगी। जैसे स्ट्रेट एरिया है तो अपन क्या करेंगे, उसमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगा सकते हैं। अगर उबड़ खाबड़ हो गया मतलब, या फिर कंटूर फार्मिंग होगी, तो उसमें क्या होता है, R/P। R/P, और पौधे भी क्या होते हैं, दूर दूर लगाएंगे। जैसे ये कंटूर कल्टीवेशन है, तो कंटूर में क्या होता है कि एक अपन ने यहाँ लगा दिया, सेकंड यहाँ नहीं लगा सकते, थर्ड यहाँ लगा दिया, फोर्थ यहाँ लगा दिया, फिफ्थ यहाँ पे लगा दिया, तो क्या होगी, प्लांट पॉपुलेशन कम होगी तो इल्ड भी कम मिलेगी। इसके बाद में लेते हैं, फर्स्ट हो जाएगा अपना सोइल हो गया, सेकंड क्लाइमेट ले लिया, थर्ड टोपोग्राफी हो जाएगा, फोर्थ लेंगे इरिगेशन। इरिगेशन की फैसिलिटी जो होती है, इरिगेशन की जो फैसिलिटीज होती है वो भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे ओरचार्ड को जो ग्रो करने के बाद में कम से कम भी 4 या 5 साल तक उसको अच्छे से सिंचाई करनी चाहिए ओरचार्ड की। दूसरा, ड्रेनेज की फैसिलिटी। ड्रेनेज मतलब होता है पानी बाहर निकालना। ड्रेनेज मतलब होता है जब आवश्यकता से अधिक जब पानी इकट्ठा हो जाता है ओरचार्ड में, तो उसको बाहर निकालने की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। जैसे बारिश का सीजन होता है, बारिश ज्यादा हो जाती है, ओरचार्ड के अंदर पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पौधे जो है फ्रूट्स वो खराब हो जाएंगे। तो ड्रेनेज के फैसिलिटीज के लिए क्या होती है, पक्की नालियां बनानी चाहिए। नेक्स्ट अपन लेते हैं रोड और पाथ। रोड एंड पाथ। रोड एंड पाथ मतलब हो जाएगा कि जैसे ओरचार्ड है, ओरचार्ड में बहुत सारी फैसिलिटीज करनी पड़ती है। मतलब उसके बाद में जैसे एक बार ओरचार्ड लगाने के बाद में उसका ट्रेनिंग सिस्टम भी होता है, प्रूनिंग सिस्टम भी होता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, खाद बीज भी डालना पड़ता है। फिर जब इल्ड होती है तो इल्ड मतलब जैसे हार्वेस्ट करते हैं,
अपने को जब उपज प्राप्त होती है तो उपज को बाहर जैसे मार्केट में लेके जाने के लिए ओरछाड़ में भी कोई रोड या पाथ होना चाहिए आने जाने के लिए, जैसे ट्रैक्टर वगैरह या फिर अदर जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छा रोड और पाथ बनाना चाहिए। ये सब क्या होता है बेसिक, मतलब ओरछाड़ बनाने के लिए बेसिक जो प्रैक्टिसेज है वो होती है। तो फर्स्ट अपन कौन सा लेंगे ओरछाड़ बनाने के लिए, फर्स्ट प्रैक्टिसेज कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट होता है सिलेक्शन ऑफ साइट। फर्स्ट क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ साइट। सिलेक्शन ऑफ साइट मतलब कौन सी जगह पे ओरछाड़ को लगाना है, ये होता है फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ साइट होता है। तो ओरछाड़ लगाने के लिए जो एरिया होता है उसका सिलेक्शन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ साइट अपने को ऐसी जगह पे करनी है जो क्या होती है इंडस्ट्रीज वगैरह से दूर होए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती है वो क्या होती है पौधों में इंडस्ट्रीज की वजह से आ जाती है। इंडस्ट्रीज में जैसे धुआं निकलता है, जैसे आम होता है, आम में कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्लैक टिप। हो सकता है आम में जो ब्लैक टिक बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है, मेनली जो इंडस्ट्रीज का जो धुआं होता है ना उसकी वजह से आम के अंदर कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्लैक टिप हो जाती है। तो जो सिलेक्शन ऑफ साइट है ना वो ऐसी जगह पे करना है जो इंडस्ट्रियल एरिया से दूर होए। दूसरा, ऐसी जगह पे चुनाव करो जहाँ पे पहले से भी ओरचाड़ हो, ताकि वो उस एरिया का या फिर वहां पे जो भी पैकेज जो प्रैक्टिसेज वगैरह करेंगे या फिर जो भी कमोडिटी अपन ग्रो करेंगे उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होगा। तो जो सिलेक्शन ऑफ साइट है में फर्स्ट अपन कौन सा लेंगे, क्लाइमेट। फर्स्ट कौन सा है, क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु। क्लाइमेट मीन्स क्या होता है, जलवायु होता है। और क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए। एक तो होता है वेदर होता है, एक क्लाइमेट होता है। एग्रोनॉमी के अंदर आता है वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अपने को पता है कि दिन में अलग अलग टाइम में अलग अलग वेदर कंडीशंस होती है। सुबह जैसे ठंड होती है, दोपहर में गर्मी होती है, शाम को वापस से ठंड हो जाती है। तो वेदर क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, मतलब बहुत टाइम के लिए। जैसे अपने को पता है गर्मियों का मौसम होता है 3-4 महीने का आता है, सर्दियां होती है 4-5 महीने की आती है। ये ऐसे क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेट होती है। क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, 15 या 20 साल तक का भी क्लाइमेट हो सकता है। जो वेदर होता है, वेदर मतलब क्या होता है, मौसम। मौसम क्या होता है, छोटा होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग मौसम होता है। सुबह अलग होता है, पता है जैसे सुबह अच्छी धूप है, शाम को बारिश हो जाएगी, तो क्या बोलते हैं मौसम चेंज हो गया। ठीक है। और वेदर क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। तो फर्स्ट अपन को क्या देखना है, सबसे पहले अपने को देखना है कि क्लाइमेट मतलब अलग अलग फ्रूट्स के लिए जो अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है। जैसे एप्पल है, उसको सर्दियों में एप्पल होता है उसको ठंडे इलाके में ग्रो करते हैं। कहाँ पे करते हैं, हिमाचल में ग्रो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एप्पल को अपन राजस्थान में ग्रो कर सकते हैं। दूसरा होता है कि जिनके लिए ड्रोट एरिया वाली, अब जैसे जिनको पानी की रिक्वायरमेंट कम है और अपन ने उनको कहाँ लगा दिया जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भरा होता है, तो वो भी क्या हो जाती है, खराब हो जाएगी। मतलब क्लाइमेट जहाँ जिस एरिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो वो भी खराब हो जाएगी। तो अच्छे से क्लाइमेट देखना है कि कौन से क्लाइमेट में कौन सी फसल अच्छी होगी। सबसे पहले अपने को क्लाइमेट देखना है, उसके बाद में सेकंड अपने को लेना है सोइल। सोइल लेना है। सोइल मतलब होता है मिट्टी। सोइल होता है, सोइल मीन्स क्या होता है, मिट्टी होता है। ओरचार्ड के अंदर जो मिट्टी है उसकी अच्छे से सोइल टेस्टिंग करवानी है कि उसके अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर मतलब कौन कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, सबसे पहले ये देखना है। दूसरा, मिट्टी अच्छी इसलिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि मतलब वहां पे कंकर पत्थर हो तो बाद में जैसे स्टार्टिंग में तो अपन ने क्या किया, ओरचार्ड ग्रो कर दिया, गड्ढे खोद दिए, गड्ढे भर भी दिए, लेकिन क्या होएगा, नीचे कंकर पत्थर है तो रूट सिस्टम डेवलप नहीं होगा और क्या हो जाएगा, प्लांट मुरझा जाएगा। तो सॉइल का अच्छे से टेस्टिंग करवानी है। दूसरे जो मेजोरिटी जो फ्रूट्स है उनके लिए जो अच्छी मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, हल्की दोमट मिट्टी। हो सकता है फ्रूट्स के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो दोमट मिट्टी होती है वो सबसे बेस्ट सुटेबल सॉइल कौन सी होती है, दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। और सॉइल अच्छी होनी चाहिए, गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, चिकनी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हल्की दोमट मिट्टी है वो सबसे बेस्ट होती है। किसके लिए, ऑर्चार्ड के लिए, सभी फ्रूट्स के लिए। तो फर्स्ट हो जाएगा क्लाइमेट, सेकंड कौन सा हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा। थर्ड अपन कौन सा लेंगे, थर्ड कौन सा लेंगे,
फर्स्ट हो जाएगा क्लाइमेट, सेकंड सोयल है, थर्ड कौन सी होगी? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब समतल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ये ओरछाड़ है, ये ओरछाड़ का एरिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसे उबड़ खाबड़ हो रखा है। तो ऐसा है तो फिर ओरछाड़ ढंग से लग नहीं पाएगा ना। तो अपने को देखना है कि ओरछाड़ के अंदर जो समतल मतलब जो भूमि है वो बिल्कुल समतल होनी चाहिए, ताकि अच्छे से प्लांट पॉपुलेशन ग्रो कर सके, अच्छे से पौधे लगा सके। अगर समतल नहीं है तो कोई यहाँ लगा रहे हैं, कोई यहाँ लगा रहे हैं, कोई यहाँ लगा रहे हैं, तो समतल नहीं होगा तो प्लांट पॉपुलेशन भी अच्छी नहीं होगी। तो ओरछाड़ के अंदर जो एरिया है मतलब जो मिट्टी है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल समतल होनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा सोयल दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तीसरा कौन सा हो जाएगा? क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। फोर्थ अपन लेंगे सिंचाई, इरिगेशन की फैसिलिटीज। फोर्थ कौन सा है? इरिगेशन। फोर्थ कौन सा हो जाएगा? इरिगेशन। फोर्थ कौन सा है? इरिगेशन। मतलब इरिगेशन मतलब क्या होता है? सिंचाई। इरिगेशन मीन्स क्या होता है? सिंचाई होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ओरचाड़ लगा दिया उसके बाद में अपन वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज कर रहे हैं। सबसे पहले अपने को ओरचाड़ के अंदर मिट्टी क्लाइमेट वगैरह देख के अपने को ये भी देखना है कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी जो ओरचाड़ है उसके अंदर कैसे प्रोवाइड करवाएंगे। अगर अपने पास पानी की कमी है तो ड्रिप सिस्टम को अपन कैसे स्टार्टिंग में उसको क्या करना है? सेटअप करना है। दूसरा जो इरिगेशन फैसिलिटीज होती है ना, वो जैसे ओरचाड़ है स्टार्टिंग में जो 4 या 5 साल तक जो ओरचार्ड होता है उसको इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी देनी पड़ती है, क्योंकि ओरचार्ड का डेवलपिंग टाइम होता है। रूट सिस्टम अच्छी डेवलप्ड होती है उस टाइम में। जैसे बाद में तो क्या होता है, मौसम के अकॉर्डिंग भी ओरचार्ड में जो फ्रूट्स है उनका डीप रूटेड हो जाती है, तो फिर ज्यादा इरिगेशन की फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट अपन देखते हैं, फोर्थ इरिगेशन हो जाएगा। फिफ्थ लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज मतलब होता है कि जैसे ड्रेनेज का मीन्स होता है कि बाहर, जैसे बाहर निकालना। ड्रेनेज मतलब होता है बाहर निकालना। जैसे अपने घर के अंदर पानी भर जाता है तो अपन छोटी छोटी नालियां बना के और उसको पानी को बाहर निकाल देते हैं, ताकि अच्छे से पानी भरा हुआ नहीं रहे। वैसे ही ओरचाड़ होता है। अगर ओरचाड़ है, अगर उसके अंदर पानी भर जाएगा, जैसे अपन ने यहाँ पे पौधे लगा दिए, ये पौधे लगे हुए हैं, अगर बहुत टाइम तक अगर बारिश के सीजन में अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएंगी? जो रूट्स हैं वो पानी की वजह से क्या हो जाएगी? खराब हो जाएंगी और पौधा क्या होएगा? मुरझा जाएगा। तो ड्रेनेज की फैसिलिटी करनी है। ड्रेनेज के लिए अपने को क्या बनानी है? पक्की नालियां। ओरचाड़ के अंदर पक्की नालियां बनानी है। ओरचाड़ के अंदर ड्रेनेज की थोड़ा ढलान रखना है, ताकि अगर पानी बारिश के सीजन में पानी आए तो उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके। अब ये बाद में नहीं कर सकते, पहले ही ड्रेनेज की फैसिलिटी अपने को देखनी है कि ओरचाड़ का जो एरिया है उसका जो मिट्टी है उसका झुकाव किधर है, ताकि पानी को बाहर से, जैसे बारिश के सीजन में अगर पानी इकट्ठा होएगा तो उसको आसानी से बाहर निकाल सके। तो ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, टोपोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, और सोयल भी, बस सोयल की भी टेस्टिंग करवानी है। क्लाइमेट मीन्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी क्रॉप है वो कौन से क्लाइमेट में सुटेबल होती है, उसी के अकॉर्डिंग क्रॉप्स को ग्रो करनी है। सोयल के लिए सोयल की टेस्टिंग करवानी है, और सोयल हल्की दोमट मिट्टी जो सभी फ्रूट्स के लिए अच्छी होती है वो देखनी है। टोपोग्राफी मतलब समतल एरिया। ऐसा नहीं होना कि जमीन उबड़ खाबड़ है, वो जमीन अपने को यूज नहीं करनी। टोपोग्राफी मतलब बिल्कुल समतल एरिया होना चाहिए, अच्छे से ट्रैक्टर से पडलिंग वगैरह, सॉरी पडलिंग नहीं, अच्छे से लेवलिंग वगैरह करके और उसके बाद में उसके अंदर ओरचार्ड ग्रो करना है। नेक्स्ट अपन ने देखा इरिगेशन फैसिलिटीज, मतलब पानी की अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। उसके बाद में देखा ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी की अच्छी सुविधा तो कर दी, लेकिन ड्रेनेज मतलब बारिश के पानी में जब पानी इकट्ठा हो जाएगा बारिश के सीजन में, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी क्या होनी चाहिए? फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसके लिए क्या होनी चाहिए? पक्की ईंटें लगानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेंगे प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड। नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा? ब्रश कर दो, ऐड नहीं हो रहा फेस। पेज कर दो। नेक्स्ट अपन लेंगे प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड। मतलब ऑर्चार्ड के लिए ये तो फर्स्ट अपना क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ साइट थी। जैसे साइट का अपने को क्या क्या सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या
ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट लेंगे प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड, मतलब ऑर्चार्ड की प्लानिंग कैसे करनी है। प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड, प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड हो जाएगा। ऑर्चार्ड की प्लानिंग कैसी करनी है? ऑर्चार्ड की प्लानिंग करने के लिए ध्यान रखना है कि जो ऑर्चार्ड होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए लगाते हैं, मतलब अच्छे से सभी से जान पहचान के, अच्छे से साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, सॉइल टेस्टिंग वगैरह के करके अपने को ऑर्चार्ड की प्लानिंग करनी है। ऐसा नहीं कि जगह देख ली और ऑर्चार्ड लगा दिया, क्योंकि ऑर्चार्ड होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। हर सीजन में क्रॉप अलग अलग होती है, उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ऑर्चार्ड क्या होता है, 15 या 20 साल तक कंटिन्यू एक ही ऑर्चार्ड होता है, उसी के अंदर अपने को प्रोडक्शन लेना है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ऑर्चार्ड की जो प्लानिंग है वो सबसे अच्छी होनी चाहिए। अब ऑर्चार्ड की प्लानिंग के अंदर अपने को जो फर्स्ट देखेंगे ऑर्चार्ड की प्लानिंग में क्या होता है, फेंसिंग। फर्स्ट क्या होता है? फेंसिंग। फेंसिंग, फेंसिंग अपने को करनी है। फेंसिंग मतलब होता है बाड़ लगाना। फेंसिंग मतलब क्या होता है? बाड़ लगाना। तो फेंसिंग का मतलब क्या होता है? फेंसिंग मतलब सबको पता है कि कांटेदार। कांटेदार तो जो ओरचाड़ है, जैसे ये कोई ओरचाड़ है, अपन ने ये ओरचाड़ ग्रो किया है, तो इसके चारों तरफ अपने को क्या लगानी है? बाड़ लगानी है। या तो पक्की दीवार बना देंगे, या फिर कोई तार वगैरह लगा देंगे, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ओरचाड़ लगाना है उसके 4-5 महीने पहले क्या कर देंगे, जो कांटेदार जो फल है जैसे कैरोंदा वगैरह होता है वो ग्रो कर देंगे। करंदा हो जाएगा, बेर वगैरह हो जाएगा। तो उससे क्या होंगे, एक तो क्या होगा, फेंसिंग अच्छी होगी तो जो आवारा पशु वगैरह है वो अंदर जा नहीं पाएंगे। और दूसरा क्या होएगा, ओरचाड़ में ऐसा नहीं हो सकता कि अपन ने ओरचाड़ लगा दिया उसके बाद में अपन फेंसिंग करें। फर्स्ट अपने को क्या करनी है? फेंसिंग करनी है। अगर ओरचाड़ लगाने के बाद में फेंसिंग करेंगे तो 2-4 दिन में क्या हो जाएगा, कोई भी पशु वगैरह आके उसको नष्ट कर देगा। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, अच्छे से अपने को ओरचाड़ की क्या करनी है? फेंसिंग करनी है। ऑर्चार्ड की फेंसिंग का ध्यान रखना है कि कौन कैसे लगाना है, फेंसिंग वगैरह वो ध्यान रखना है। दूसरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑपरेशंस। प्राइमरी ऑपरेशंस क्या क्या करने हैं? दूसरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑपरेशंस। प्राइमरी ऑपरेशंस मतलब होता है प्रथम जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो प्राइमरी ऑपरेशंस है। और इसके लिए क्या होता है, प्राइमरी ऑपरेशन मतलब प्राइमरी मतलब प्रथम होता है, ऑपरेशन मतलब जो प्रैक्टिसेस की जाती है वो कौन सी हो जाएंगी। तो ये अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्राइमरी ऑपरेशंस में क्या हो जाएगा, क्लाइमेट, सोइल वगैरह। और क्या होता है, क्लाइमेट हो गया था फर्स्ट, सोइल हो गई थी, इरिगेशन, ड्रेनेज फैसिलिटीज वगैरह, ये प्राइमरी ऑपरेशन है। मतलब सबसे पहले इनका ध्यान रखना है। प्राइमरी ऑपरेशंस का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इनको क्या होता है, स्टार्टिंग में सेटअप किया जाता है, इनको बाद में सेटअप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फेंसिंग हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑपरेशंस हो जाएगा। थर्ड अपन लेते हैं, थर्ड कौन सा हो जाएगा, थर्ड जो है वो कौन सा हो जाएगा, विंड ब्रेकर्स। थर्ड कौन सा हो जाएगा, विंड ब्रेकर्स। ब्रेक मतलब क्या होता है, रोकना। ब्रेक मतलब सबको पता है, रोकना। और विंड मतलब हवा, से हवा को जो रोकते हैं उनको क्या बोलते हैं, विंड ब्रेकर्स होते हैं। और विंड ब्रेकर्स के लिए अपन क्या यूज करते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा होती है, जिनकी हाइट क्या होती है, ज्यादा होती है, उन पौधों को क्या करते हैं, ओरचाड़ के चारों तरफ लगा देते हैं। या फिर जिधर से हवा आती है मेनली उस तरफ क्या करते हैं, विंड ब्रेकर्स को ग्रो किया जाता है। विंड ब्रेकर्स को ग्रो इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हवा है, तेज हवा आ रही है, अगर अपन ने ना तो कोई फेंसिंग कर रखी है, या फिर फेंसिंग, जैसे अपन फेंसिंग तो थोड़ा छोटा हो जाता है, विंड ब्रेकर्स मतलब हवा ऊपर से भी आती है। तो जो विंड ब्रेकर्स होते हैं वो जैसे इधर से हवा आ रही है तो हवा को क्या करेंगे, हवा इनसे टकराएगी और ये क्या कर देंगे, हवा को ब्रेक कर देंगे। मतलब हवा की जो गति है उसको धीमी कर देंगे, और जिससे क्या होगा, ओरचाड़ में जैसे यहाँ पे अगर कोई पौधा लगाया हुआ है वो क्या होएगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि तेज हवा के बहाव से क्या होएगा, अगर अपने विंड ब्रेकर्स नहीं लगा रखे और तेज हवा अगर इसके ऊपर लगेगी तो ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि विंड ब्रेकर्स भी लगाने हैं। अच्छे से विंड ब्रेकर्स लगाने के लिए क्या लेंगे, जिनकी हाइट अच्छी होती है उनको यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन ने कौन सा था, फोर्थ अपन लेते हैं रोड और पाथ। फोर्थ कौन सा होता है, रोड और पाथ। पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता।
रास्ता हो जाएगा। पाथ मतलब क्या हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा, और रोड मतलब रोड बनाते ही हैं। तो ठीक है, जैसे ये ओरछाड़ है, ये लंबा क्या है, अपना ओरछाड़ है। तो ओरछाड़ के अंदर अंदर जाने के लिए क्या होता है, जैसे ये तो अपना मेन गेट हो जाएगा जिससे ओरछाड़ के अंदर एंट्री करना है। तो ओरछाड़ में एंट्री करने के बाद में अंदर भी कोई रोड या पाथ तो होना चाहिए ना, जिससे जैसे कोई फ्रूट्स हैं अंदर लगाए हुए हैं, तो अगर उनसे अपन क्या लेंगे, जैसे उसकी ट्रेनिंग करेंगे, या फिर कोई लेबर जाएगी वहां पे, लेबर मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उसके अंदर जाएंगे, तो ऐसा है नहीं कि मतलब किधर से भी चले जाओ। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, ओरछाड़ के अंदर अलग अलग रास्ते बनाए जाने चाहिए। एक पक्का जो रोड होती है वो भी बनानी चाहिए। पक्की रोड इसलिए बनानी चाहिए कि बाद में जैसे हार्वेस्टिंग करते हैं तो जो फ्रूट्स होते हैं उनका इकट्ठा करने के लिए, या फिर जैसे फल होते हैं जो बड़े बड़े हाइट होते हैं, अब बड़े बड़े हाइट है उस पर केमिकल कंट्रोल वगैरह करना है, इंसेक्ट पेस्ट वगैरह का। तो ऐसा तो है नहीं कि अपन उसके ऊपर चढ़ चढ़ के अलग से कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए क्या होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका यूज किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट्स को लाने के लिए ट्रैक्टर वगैरह की फैसिलिटी जरूरत होती है। तो ट्रैक्टर वगैरह की फैसिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, अच्छी रोड होनी चाहिए। मतलब रोड होनी चाहिए, जो अब बगीचा है ओरचाड़ है उसके अंदर एक पक्की रोड भी होनी चाहिए। पाथ मतलब अलग अलग रास्ते भी होने चाहिए, जिससे क्या होगी, लेबर वगैरह या फिर कोई अदर जो भी आते हैं उसके पाथ मतलब उस रास्ते से आ सके। तो ये भी जरूरी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि रोड के अंदर, रोड हो गया, पाथ हो गया, नेक्स्ट अपन लेते हैं कि इरिगेशन चैनल्स। नेक्स्ट क्या होता है, इरिगेशन चैनल्स। नेक्स्ट क्या लेते हैं, इरिगेशन चैनल्स। इरिगेशन चैनल्स मतलब होता है सिंचाई करने के लिए जो चैनल्स होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, पक्की जो मतलब बनाना चाहिए। मतलब जैसे इरिगेशन है, इरिगेशन फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करवाई जाती है ओरचार्ड के लिए वो पहले ही सेटअप करनी चाहिए। पहले ही अपने को देख लेना चाहिए कि पानी की कमी है तो मतलब ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सिंचाई करनी है तो जो ड्रिप सिस्टम है उसको पहले ही लगा लो, ताकि ओरचार्ड ग्रो करने के जस्ट बाद में जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो अपने को प्रोवाइड करवानी है, तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो ओरचार्ड होता है उसमें स्टार्टिंग के जो 4 या 5 ईयर होते हैं ना, 4 या 5 जो साल होते हैं उसमें क्या होता है, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी देनी पड़ती है। कि उस टाइम क्या होता है, जो ओरचार्ड है उसके अंदर जो फ्रूट लगाया है उसका क्या होता है, रूट सिस्टम होता है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता। 4 या 5 साल बाद में उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, तो उसका रूट सिस्टम भी अच्छा हो जाता है। तो फिर उसके बाद में ज्यादा अपने को इरिगेशन फैसिलिटीज वगैरह पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टार्टिंग में इरिगेशन फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, ड्रेनेज। इरिगेशन के अंदर ही एक ड्रेनेज आता है, ड्रेनेज भी आता है इरिगेशन के अंदर ही। क्या होता है, इरिगेशन मतलब तो सिंचाई करने के लिए, ड्रेनेज मतलब जो एक्स्ट्रा पानी जो ओरचाड़ के अंदर भर जाएगा। एक्स्ट्रा पानी कब भरेगा, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा एक्स्ट्रा पानी भरा हुआ रहेगा। तो एक्स्ट्रा पानी कब भरेगा, एक्स्ट्रा पानी जैसे बारिश का सीजन है उसके अंदर क्या होता है, ओरचाड़ के अंदर जैसे बारिश होगी एक्स्ट्रा पानी भर जाएगा। तो एक्स्ट्रा पानी जो ओरचाड़ के अंदर इकट्ठा हो गया उसको बाहर निकालने के लिए क्या होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए क्या बनानी चाहिए, पक्की नालियां, पक्की नालियां बनानी चाहिए, ताकि हर बार जैसे बारिश होगी तो हर बार उसको पानी को निकाल सके। टोपोग्राफी अपने को अच्छे से, जो समतल एरिया है टोपोग्राफी जो लेवल है सोइल का वो अच्छे से चेक करना है, और उसके अकॉर्डिंग क्या बनानी है, ड्रेनेज फैसिलिटी बनानी है। मतलब जैसे पानी इकट्ठा हो रहा है तो बह के पानी सीधा चला जाए। तो फर्स्ट अपना हो गया प्लानिंग ऑफ ओरचार्ड में विंड ब्रेकर्स देख लिए, रोड और पाथ देख लिया। नेक्स्ट अपन इरिगेशन चैनल और ड्रेनेज की फैसिलिटीज भी देख ली। और उससे पहले अपने सिलेक्शन ऑफ साइट वगैरह, क्लाइमेट, टोपोग्राफी वगैरह ये सब हो गए। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि एक तो अपन ने देखा था विंड ब्रेकर्स, एक विंड ब्रेकर्स का यूज देखा था कि विंड ब्रेकर्स क्या होते हैं, हवा को कम कर देते हैं, हवा की गति को कम कर देते हैं। दूसरा ये जो गर्म हवाएं आती हैं, जो पश्चिमी राजस्थान है जिसमें सबसे ज्यादा गर्म हवाएं चलती हैं, उनकी स्पीड को भी कम कर देते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जो विंड ब्रेकर्स होते हैं वो हवा की गति को तो कम ही करते हैं, इसके साथ साथ जो पश्चिमी राजस्थान में जो गर्म हवाएं चलती है उनको भी कमी कर देते हैं। उससे क्या होता है कि पौधा मुरझाता नहीं है। मतलब विंड ब्रेकर्स का एक क्या हो जाएगा, हवा की गति को कम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में मैंने क्या पढ़ा था, लेआउट।
के बाद में क्या देखा था, लेआउट जो अपना इंट्रोडक्टिव जो क्लास हुई थी उसके अंदर हो गया था। मैंने स्टार्टिंग में इसका जो लेआउट के बारे में था थोड़ा बहुत बता दिया था। एक बार अपन और देख लेते हैं, लेआउट के अलग अलग मेथड्स होते हैं। मतलब पहले तो अपन ने साइट का सिलेक्शन देख लिया, उसके बाद में अपन ने इसकी प्लानिंग कर ली। अब साइट का सिलेक्शन और प्लानिंग करने के बाद में क्या करना है, पौधों को लगाना है, फ्रूट्स को लगाना है। फ्रूट्स को लगाने के लिए पहले सबसे पहले अलग अलग मेथड्स हैं फ्रूट्स को लगाने के लिए। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर मेथड। फर्स्ट कौन सा है, स्क्वायर मेथड। ये मेरा पढ़ाया हुआ है तो मैं इसके जस्ट इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ। फर्स्ट हो जाएगा स्क्वायर मेथड। सेकंड कौन सा था, रेक्टेंगुलर मेथड। थर्ड कौन सा था, हेक्सागोनल मेथड। और फिफ्थ कौन सा लिया था अपन ने, डायगोनल फिलर प्लांट मेथड। और एक कौन सा था, कंटूर कल्टीवेशन था, और एक था ट्रायंगुलर मेथड। फर्स्ट कौन सा था, स्क्वायर मेथड। दूसरा कौन सा था, रेक्टेंगुलर मेथड। फर्स्ट कौन सा था, स्क्वायर मेथड। सेकंड कौन सा था, रेक्टेंगुलर मेथड। थर्ड कौन सा था, ट्राइएंगुलर मेथड। थर्ड कौन सा था, ट्राइएंगुलर मेथड। फोर्थ कौन सा था, हेक्सागोनल मेथड। फोर्थ कौन सा था, हेक्सागोनल मेथड। हेक्सागोनल मेथड, हेक्सागोनल या इक्विलेटरल, लेटरल, इक्विलेटरल ट्राइएंगुलर मेथड को बोलते हैं हेक्सागोनल मेथड, या फिर इसको इक्विलेटरल ट्रायंगुलर मेथड, या फिर इसको बोलते हैं फिलर मेथड। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, हेक्सागोनल। सेकंड इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगुलर मेथड, और थर्ड कौन सा बोलते हैं इसको, फिलर मेथड। अब इसके बाद में फर्स्ट स्क्वायर हो गया, सेकंड रेक्टेंगुलर हो गया, थर्ड ट्रायंगुलर हो गया, फोर्थ हो जाएगा हेक्सागोनल मेथड। फिफ्थ अपन लेते हैं क्वीन कॉक्स मेथड। फिफ्थ कौन सा होता है, क्वीन कॉक्स। क्विनकॉक्स मेथड हो जाएगा फिफ्थ। और नेक्स्ट अपन जो सबसे लास्ट में है वो कौन सा हो जाएगा, कंटूर कल्टीवेशन। नेक्स्ट लास्ट कौन सा है, कंटूर कल्टीवेशन। स्क्वायर का मतलब होता है आयताकार, स्क्वायर का मतलब होता है वर्गाकार। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्गाकार। मतलब जो लेआउट बनाने के जो अलग अलग मेथड्स हैं वो कौन सा होता है, फर्स्ट होता है स्क्वायर मेथड। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्गाकार मेथड। जो स्क्वायर मेथड जो होता है, वर्गाकार मेथड होता है, ये कौन सा होता है, सिंपल होता है, वाइडली अडोप्टेड, मतलब सबसे ज्यादा लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा क्या होता है, ये पॉपुलर मेथड होता है, इसको इजी ग्रो कर सकते हैं। तो पूछ सकता है कि जो लेआउट बनाने का सबसे सिंपल मेथड कौन सा होता है, स्क्वायर मेथड होता है, वाइडली अडोप्टेड मेथड होता है, और इजीली इसको लगा सकते हैं। ज्यादा मतलब नॉलेज वाले पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती, इसको कोई भी ग्रो कर सकता है। दूसरा इसमें क्या होता है, आर इंटू पी। आर इंटू पी मतलब रोड टू रोड, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, वो बिल्कुल सेम रखा जाता है। मतलब पौधे से पौधे की दूरी और रो से रो की दूरी क्या होती है, बिल्कुल सेम रखी जाती है, उसमें डिफरेंस नहीं होता। दूसरा ये क्या होता है, सिंपल होता है, वाइडली अडोप्टेड होता है, और मोस्ट पॉपुलर मेथड है। नेक्स्ट होता है रेक्टेंगुलर मेथड। रेक्टेंगुलर में मेथड में क्या होता है, रो टू रो। रेक्टेंगुलर जो मेथड होता है उसमें क्या होते हैं, आर इंटू आर तो क्या होती है, अधिक रखी जाती है। आर इंटू आर तो क्या होती है, ज्यादा रखी जाती है। और पी इंटू पी होती है, वो क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। मतलब आर इंटू आर तो ज्यादा रखी जाती है, और पी इंटू पी कम रखी जाती है। अगर पी इंटू पी मतलब पौधे से पौधे की दूरी अगर कम रखेंगे तो क्या लगेंगे, इसमें पौधे ज्यादा लगेंगे। तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर मेथड के कंपेयर में रेक्टेंगुलर मेथड, जो रेक्टेंगुलर जो आयताकार वर्गाकार विधि है ना, सॉरी वर्गाकार आयताकार विधि है। मतलब फर्स्ट हो जाएगा वर्गाकार, सेकंड कौन सा है, आयताकार विधि। मतलब जो लेआउट बनाने की जो आयताकार विधि है, इसमें क्या होता है, लेआउट बनाने की जो आयताकार विधि है इसमें क्या होता है, आर इंटू आर मतलब रो टू रो से दूरी तो क्या रखी जाती है, अधिक रखी जाती है। और पौधे से पौधे की दूरी क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। अगर पौधे से पौधे की दूरी कम रखेंगे तो क्या होंगे, स्क्वायर मेथड के कंपेयर में इसमें क्या लगेंगे, पौधे अधिक लगेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में थर्ड जो मेथड था वो कौन सा था, ट्राइंगुलर मेथड। ट्राई सबको पता है, ट्राई मतलब तीन होता है। तो इसके अंदर कितने पौधे लगेंगे, तीन पौधे लगेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि स्क्वायर के कंपेयर में जो ज्यादा पौधे लगते हैं वो कौन से में लगते हैं, रेक्टेंगुलर मेथड में लगते हैं। ट्राइंगुलर मेथड में कितने लगते हैं, तीन पौधे लगते हैं। अब आता है नेक्स्ट हेक्सागोनल मेथड। हेक्सा सबको पता है, हेक्सा मतलब छह होता है। हेक्सा सबको पता है, हेक्सा मतलब क्या होता है,
6 होता है। तो हेक्सागोनल मतलब होता है षटभुजाकार। हेक्सा मतलब क्या होता है? षटभुजाकार। हेक्सा मतलब क्या होता है? षटभुजाकार मेथड। मतलब लेआउट बनाने का ये कौन सा मेथड है? षटभुजाकार मेथड है। और ये ट्रायंगुलर कौन सा होता है? त्रिभुजाकार मेथड। ट्रायंगुलर कौन सा होता है? त्रिभुजाकार होता है। हेक्सागोनल मतलब होता है षटभुजाकार। अब षटभुजाकार कैसे बनेगा? षटभुजाकार में क्या लगेंगे? 6 पौधे लगेंगे। 6 पौधे कैसे लगेंगे? ये कितने हो गए? 3 पौधे। ठीक है। उसके बाद में कितने? ये कितने हो जाएंगे? सॉरी, हाँ, ये कितने पौधे हो जाएंगे? 6 पौधे। ये कितने हो जाएंगे? 6 पौधे हो जाएंगे। तो षटभुजाकार मेथड में कितने पौधे लगाए जाते हैं? 6 पौधे लगाए जाते हैं। और उसके बाद में जो इसमें जो एक पौधा जो बीच में लगता है ना, जैसे षटभुजाकार मेथड होता है उसमें 6 पौधे लगते हैं, जो बीच में जो पौधा लगाया जाता है वो कौन सा होता है? फिलर प्लांट होता है। हेक्सागोनल मेथड में जो फिलर प्लांट होता है उसको क्या बोलते हैं? फिलर का मतलब क्या होता है? जगह को फिल करना। मतलब कोई भी जैसे खाली जगह है तो फिल करने को क्या बोलते हैं? फिलर मेथड बोलते हैं। और फिलर मेथड में जो यूज करते हैं वो कौन से होते हैं? फिलर हमेशा अस्थायी पौधों को यूज किया जाता है। मतलब जैसे ओरचार्ड है, ओरचार्ड के अंदर अपन ने किसका? मैंगो का ओरचार्ड लगा दिया। अब ऐसे है नहीं कि मैंगो का ओरचार्ड लगाया और 1 साल बाद में अपने को प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट हो गया। अब जैसे कोई गरीब फार्मर है उसने मैंगो का ओरचार्ड लगा दिया, अब ओरचार्ड से तो प्रोडक्शन तो बहुत टाइम बाद में स्टार्ट होएगा ना। तो उन्होंने क्या किया? मतलब बीच बीच में जैसे जो 5 पौधे हैं उसके बीच में एक पौधा और लगा दिया, वो फिलर प्लांट हो गया। वो पौधा कौन सा यूज करना है? जिसकी लाइफ साइकिल क्या हो? कम हो। जैसे पपीता, पपीता की लाइफ साइकिल क्या होती है? कम होती है। तो पपीता को क्या होगा? जैसे ये मैन पौधे हैं, जैसे मैन ये 4-5 पौधे हैं, उसके बीच में जैसे जगह जगह खाली है, उसमें अपन ने क्या लगा दिया? फिलर प्लांट लगा दिया। तो फिलर प्लांट क्या होगा? एडिशनल इनकम देगा। एडिशनल मतलब ऐड, मतलब सबको पता है कि ऐड करना, कोई भी चीज को ऐड करना। अब ये 5 पौधे हैं, अपन ने इसको एक अलग से ऐड कर दिया, मतलब इससे क्या होगी? अपने को एडिशनल इनकम प्राप्त होगी, इनकम का अलग से सोर्स हो जाएगा। फिलर प्लांट है, कुछ टाइम बाद में इसको हटा देंगे। पिलर मतलब कुछ टाइम बाद में इसको हटा देंगे। कब हटाएंगे? जब सरफेस एरिया पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। सरफेस एरिया कवर कब होएगा? जब इनकी क्या होएगी? ग्रोथ सिस्टम अच्छा हो जाएगा और ये अच्छी सी जगह घेर लेंगे। अच्छी सी जगह जब घेर लेंगे तो ये जगह क्या हो जाएगी? बुक हो जाएगी। तो उसके बाद में जो फिलर प्लांट है उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन ले लिया था क्विनकॉक्स मेथड। क्विनकॉक्स मेथड कौन सा होता है? पंचभुजाकार मेथड। मतलब इसमें कितने लगते हैं? 5 पौधे लगते हैं। और क्विनकॉक्स मेथड जो होता है ये अस्थायी मेथड है। अस्थायी मेथड इसलिए है क्योंकि इसमें अपन ने क्या किया? फिलर प्लांट को हटा दिया। क्विनकॉक्स मेथड है वो पूछ सकता है स्थायी मेथड है। हेक्सागोनल मेथड होता है उसमें क्या होता है? जो स्क्वायर मेथड होता है उसके कंपेयर में कितने परसेंट पौधे अधिक लगते हैं? 15% पौधे। पूछ सकता है स्क्वायर मेथड के कंपेयर में हेक्सागोनल मेथड होता है उसमें कितने परसेंट पौधे अधिक लगते हैं? तो स्क्वायर मेथड के कंपेयर में कितने लगते हैं? 15% पौधे अधिक लगते हैं स्क्वायर के मेथड में। और स्क्वायर के एज कंपेयर टू स्क्वायर, एज कंपेयर टू स्क्वायर ज्यादा पौधे किसमें लगते हैं? रेक्टेंगुलर मेथड में लगते हैं। क्विनकॉक्स मेथड होता है उसमें कितने लगते हैं? डबल। डबल नंबर ऑफ प्लांट्स किसमें लगते हैं? क्विनकॉक्स मेथड में लगते हैं। किसके? स्क्वायर के कंपेयर में। और क्विनकॉक्स कौन सा होता है? स्थायी मेथड है। क्विनकॉक्स कौन सा है? स्थायी मेथड है। डबल नंबर ऑफ प्लांट्स लगते हैं। हेक्सागोनल मेथड है उसमें 15% अधिक पौधे लगते हैं। एक होता है कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है? एक होता है कंटूर कल्टीवेशन, एक होता है कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर मतलब होता है पहाड़ी। ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, मतलब ये कोई पहाड़ी है ऐसे करके। तो अगर इस पहाड़ी पे भी अगर अपन पौधे लगाएं, इस एरिया पे और इस एरिया पे अगर अपन पौधे लगाएं, तो ऐसा है नहीं कि मतलब जैसे प्लांट पॉपुलेशन अच्छी होगी, कहीं पे हाइट ज्यादा है तो लगा नहीं पाएंगे, थोड़ी कम आ गई तो लगा दिया। ठीक है, मतलब टोपोग्राफी क्या है? वो समतल नहीं है। टोपोग्राफी समतल नहीं होने की वजह से क्या होएगा? R/P, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की दूरी क्या कम हो जाएगी? दूसरा क्या होएगा? कम होएगी तो प्लांट पॉपुलेशन भी क्या होएगी? कम होएगी। मतलब कंटूर कल्टीवेशन उसमें पौधे क्या लगेंगे? कम लगेंगे। और इससे क्या होगी? इल्ड भी कम ही प्राप्त होगी। कम पौधे लगेंगे तो कम ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट अपन लेते हैं जो एक नया मेथड है अभी चल रहा है। नेक्स्ट कौन सा मेथड है? HDP। नेक्स्ट कौन सा मेथड है? HDP।
HDP मतलब होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग। H मतलब होता है हाई, D मतलब होता है डेंसिटी और P मतलब होता है प्लांटिंग। H मतलब होता है हाई, पूछ सकता है, और P मतलब क्या होता है, प्लांटिंग। मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग। एचडीपी का मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। डेंसिटी मतलब होता है ज्यादा एरिया कवर करना, ज्यादा एरिया कवर करना, ज्यादा जितनी भी डेंसिटी है उसको टोटल कवर करना है। हाई मतलब ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, और प्लांटिंग मतलब पौधों को लगाना, मतलब सघन। हाई मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग मतलब होता है सघन फसलोत्पादन, सघन फ्रूट्स का उत्पादन करना। सघन मतलब जो ओट झाड़ है उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पास पास में लगा के एचडीपी करते हैं। एचडीपी अभी रिसेंट मेथड है, और इसमें एचडीपी में क्या होती है, प्लांट पॉपुलेशन जो होती है वो ज्यादा रखी जाती है, पौधे से पौधे की दूरी कम रखी जाती है, रो टू रो की दूरी भी क्या रखते हैं, कम रखते हैं। आर इंटू पी क्या करते हैं इसमें, कम रखते हैं। आर इंटू पी क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। तो उससे आर इंटू पी कम रखेंगे तो क्या होगा, पौधे से पौधे पास पास में लगेंगे, तो प्लांट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो एचडीपी के अंदर पूछते हैं प्लांट पॉपुलेशन अधिक रखी जाती है। एचडीपी मतलब होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जो अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा चल रहा है। दूसरा क्या होता है, पूछ सकते हैं कि एचडीपी के अंदर कौन सी वेरायटी यूज करते हैं। जैसे पिछली बार सुपरवाइजर के अंदर भी पूछा गया था कि जो मैंगो की एचडीपी करते हैं उसमें कौन सी वेरायटी लेते हैं। तो मैंगो की एचडीपी के लिए कौन सी लेते हैं, आम्रपाली। आम्रपाली वैरायटी किसके लेते हैं, मैंगो का। एचडीपी जो होता है ना, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए मैंगो की कौन सी वैरायटी ली जाती है, आम्रपाली ली जाती है। ठीक है, अब ये हो गया एचडीपी के बारे में। अलग अलग फ्रूट्स का अलग अलग जो वेराइटीज है एचडीपी वगैरह वो अलग अलग है। नेक्स्ट अपन ने, जैसे ये तो अपन ने लेआउट की जो अलग अलग मेथड्स हैं उसका डिस्कस किया। के बाद में अपन ने, उससे पहले अपन ने क्या लिया था, साइट का सिलेक्शन कैसे करना है, दूसरा क्या था, प्लानिंग था। नेक्स्ट अपन ने लेआउट ले लिया। अब अपने को देखना है कि जो लेआउट के, जो अपन लेआउट बना लिया उसके बारे में बाद में जो गड्ढा बनाएंगे तो गड्ढा कैसे बनाएंगे। तो गड्ढा बनाने के लिए, गड्ढा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कल ही अपने को ओरचार्ड लगाना है, कल ही फ्रूट्स को लगाना है तो कल ही गड्ढा बना के और उसको उसके अंदर जैस लगा दिया। गड्ढा कम से कम भी 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले गड्ढा बना के छोड़ देना चाहिए। गड्ढा 1 महीने पहले इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो ये गड्ढा है इसमें क्या होएगी, सूर्य की किरणें आएंगी, चारों तरफ से सूर्य की किरणें आएगी, तो इसके अंदर जो माइक्रोब्स वगैरह हैं, कई होते हैं बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, कई क्या होते हैं हार्मफुल। हार्मफुल वो होते हैं जो क्या पहुंचाते हैं, हानि। हार्मफुल का सबको पता है, हार्मफुल से हानि पहुंचती है। तो बहुत सारे माइक्रोब्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। तो गड्ढा 1 महीने पहले खोद के और उसको खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे क्या होगी, सूर्य की किरणें उसके अंदर जाएगी और उसमें जो अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं, जो हार्मफुल माइक्रोब्स है, वो क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, जो गड्ढा बनाने के बाद में उसके अंदर जो अपने को एफआईएम कंपोस्ट वगैरह डालनी है। एफआईएम कभी भी जो फ्रेश होती है ना, ताजा, कभी भी, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रूट्स में हो, या तो कोई भी वेजिटेबल हो या फिर कोई भी सीरियल क्रॉप हो या कोई भी फ्रूट्स हो या फिर कोई भी, जैसे अपन कुछ भी ग्रो कर रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमोडिटी वगैरह कुछ भी ग्रो कर रहे हैं, तो कभी भी एफआईएम जो फ्रेश होती है, जो ताजा खाद होती है, उसका यूज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो ताजा खाद होती है उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन जो होती है वो इमोबिलाइजेशन फॉर्म में होती है, इमोबिलाइजेशन फॉर्म में होती है, तो नाइट्रोजन मिलती नहीं है पौधे को। तो क्या होती है, उसकी रूट सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता, और क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है, उसको जो पोषक तत्व चाहिए वो क्या होती है, उनकी प्राप्ति नहीं होती। तो अपन क्या करते हैं, जो गड्ढा 1 महीने पहले बनाना है उसके बाद उसमें अच्छे से सूर्य की किरणें पहुंच जाए, ताकि उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह है वो नष्ट हो जाए। नेक्स्ट, जो गड्ढा है उसके अंदर जो एफआईएम और कंपोस्ट डालनी है, गड्ढे में जो एफआईएम और कंपोस्ट डालनी है उसका रेशियो कितना रखा है, 1:1 में क्या रखनी है, एफआईएम और कंपोस्ट डालनी है। मतलब एफआईएम और कंपोस्ट डालने का जो रेशियो होता है वो कितना लेना है, 1:1। एफआईएम और कंपोस्ट डालने का रेशियो कितना लेना है, 1:1 लेना है। नेक्स्ट होता है कि जो सोयल होती है उसके अंदर सबको पता है, सोयल के अंदर मिट्टी में क्या पाई जाती है, दीमक।
मिट्टी में दीमक है, और अगर अपने को पता नहीं चला कि जैसे अपन ने जितना गड्ढा खोद लिया अगर उसके नीचे दीमक है, तो दीमक क्या होगी, उसकी जड़ों को खा जाएगी। दीमक ने क्या किया, उसकी जड़ें खा गई और पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। तो एफआईएम और कंपोस्ट के साथ साथ अपने को दीमक के लिए क्या लेते हैं, क्लोरोपायरिफोस। दीमक के लिए क्या लेते हैं, क्लोरोपायरिफोस। पूछा जाता है दीमक के लिए किसका यूज किया जाता है, क्लोरोपायरिफोस किसके लिए यूज लेते हैं, दीमक का कंट्रोल करने के लिए क्लोरोपायरिफोस लिया जाता है। तो इसके अंदर ओरचार्ड मतलब पौधा लगाने से पहले ही गड्ढे में क्या डालनी है, अपने को दीमक डालनी है। अगर दीमक अगर गड्ढे में है, या फिर उसके जितना अपन ने गड्ढा खोदा है अगर उसकी जो डेप्थ है उससे अगर नीचे भी दीमक होएगी, तो क्लोरोपायरिफोस से क्या हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। दीमक के लिए क्लोरोपायरिफोस यूज करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है दीमक के कंट्रोल के लिए कौन क्या केमिकल यूज किया जाता है, वो कौन सा होता है, क्लोरोपायरिफोस होता है। दीमक किस में लगती है सबसे ज्यादा, अगर सीरियल्स में पूछे तो दीमक किसके अंदर लगती है, गेहूं में। पूछ सकता है सबसे ज्यादा दीमक किस में लगती है, गेहूं में लगती है। और सफेद लट किस में लगती है सबसे ज्यादा, पूछ सकता है सेकंड सफेद लट किस में लगती है, तो सफेद लट किस में लगती है, मूंगफली में। सफेद लट किस में लगती है, मूंगफली में लगती है। और दीमक किस में लगती है, गेहूं में। और दीमक के कंट्रोल के लिए क्या लेते हैं, क्लोरोपायरिफोस यूज करते हैं। दीमक के कंट्रोल के लिए क्या लेते हैं, क्लोरोपायरिफोस यूज करते हैं। और गड्ढा बनाने के लिए सबसे पहले गड्ढा बनाना है, गड्ढे में उसके बाद में क्या डालना है, एफआईएम और कंपोस्ट डालनी है। एफआईएम और कंपोस्ट डालने के बाद में उसको अच्छे से क्या करना है, फिल करना है। एफआईएम और कंपोस्ट डाल के उसके बाद में अपने को चेक करना है कि अगर दीमक है तो क्या यूज कर लेंगे, क्लोरोपायरिफोस यूज कर लेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्लांट पॉपुलेशन लेते हैं गड्ढा बनाने का, जो दूरियां लेते हैं वो कितनी होती है। मतलब जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनकी हाइट होती है, उनमें R/P कितना रखा जाता है, स्मॉल हाइट वालों में कितना रखा जाता है, मीडियम में कितना रखा जाता है। जो बड़े पौधे होते हैं उनमें कितना रखते हैं, जैसे स्पेसिंग बोलते हैं इसको, स्पेसिंग। बहुत बार पूछते हैं आम की स्पेसिंग कितनी होती है, आम की स्पेसिंग कितनी होती है, आम और कटहल। वैसे तो स्पेसिंग का टॉपिक है, उसके बाद उसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, जितने भी फ्रूट्स पढ़ेंगे उनके अंदर उनकी स्पेसिंग देख लेंगे। लेकिन बेसिक अपने को अभी ऑर्चार्ड है, तो उसके अंदर अपने को मेन मेन जो फ्रूट्स है उनकी स्पेसिंग देखनी है। तो आम और कटहल की स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 10x10। पूछ सकता है आम और कटहल की स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, 10 और 10 रखते हैं। आंवला, चीकू और नींबू की कितनी रखी जाती है, 9x9। पूछ सकता है आंवला, आंवला राजस्थान में बहुत होता है, तो आंवला एक बेसिक क्वेश्चन है, आंवले की स्पेसिंग कितनी रखती है। आंवला, चीकू भी अभी राजस्थान में ग्रो करते हैं, चीकू को क्या बोलते हैं, सपोटा। आंवला और चीकू की कितनी रखी जाती है, 9x9। आंवला और चीकू की कितनी रखी जाती है, 9x9 रखी जाती है। और आम और कटहल की कितनी रखी जाती है, 10x10 होता है। अब अमरूद की स्पेसिंग कितनी लेते हैं, अमरूद और बेर की स्पेसिंग कितनी लेते हैं, अमरूद और बेर की स्पेसिंग। अमरूद और बेर की स्पेसिंग कितनी लेते हैं, 8x8। अब मैंने आपको 6 फ्रूट्स के बारे में बता दिया, मतलब आम की स्पेसिंग 10x10 रखते हैं। आंवला और चीकू की कितनी रखते हैं, 9x9 रखते हैं। उसके बाद में अमरूद और बेर की कितनी रखते हैं, 8x8। अब नेक्स्ट होता है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस जो फ्रूट्स है, सिट्रस के अंदर अलग अलग आते हैं, जैसे मौसम्बी है, किन्नो है, और संतरा है, माल्टा वगैरह है। तो सिट्रस जो फ्रूट्स होते हैं उनकी स्पेसिंग कितनी लगते हैं, 6x6, मतलब 6x6 सिट्रस फ्रूट्स की स्पेसिंग रखी जाती है। और पपीता वगैरह होते हैं ना, पपीता, पपीता की स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, 3x3। पपीता की स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, 3x3 रखते हैं। पपीता और केले की स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 3x3 रखते हैं। पपीता और केले की कितनी हो जाएगी, 3x3। तो फर्स्ट अपन ने देखा आम और कटहल की स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 10x10। ठीक है, नेक्स्ट आंवले और चीकू की स्पेसिंग कितनी है, 9x9 है। अमरूद और बेर की स्पेसिंग है 8x8। के बाद में सिट्रस, सिट्रस के अंदर जो सिट्रस कुल के अलग अलग जो फ्रूट्स हैं, सिट्रस के अंदर माल्टा, किन्नो और मौसम्बी वगैरह, बेर हो गया, सॉरी नींबू हो गया, इन सब की स्पेसिंग कितनी हो जाएगी, 6x6। और केले और पपीता की कितनी हो जाएगी,
3x3, ठीक है। केले और पपीता इन सबकी कितनी हो जाएगी, 3x3 हो जाएगी। अब जो गड्ढे बनाने हैं उनका क्या देखते हैं अपने को, जो फल वृक्ष बनाने हैं उनका एरिया कितना लेना है। तो जो छोटे फल वृक्ष होंगे उतना कितना लेंगे, जो मध्यम होंगे उनका कितना लेंगे, और जो सबसे बड़े होंगे उनका कितना लेते हैं। जो बड़े फल वृक्ष होते हैं उनका कितना लेते हैं, 1x1x1। जो बड़े होते हैं उनका कितना लेते हैं, 1x1 लेते हैं। जो मीडियम साइज के होते हैं उनका कितना लेते हैं, मीडियम का कितना लेते हैं, 75। 75 हो जाएगा। और जो स्मॉल साइज के होते हैं, जो स्मॉल साइज के होते हैं उनका कितना लेते हैं, 50x50। 50x50, ठीक है। मतलब जो गड्ढे का आकार होता है वो जो बड़े साइज के होते हैं उनका कितना रखते हैं, 1x1x1 होता है। बड़े में सबको पता है बड़ी साइज के कौन से होते हैं, आम होता है, आम की हाइट ज्यादा होती है। सेकंड अपने को पता है चीकू की हाइट बहुत ज्यादा होती है। तो आम चीकू वगैरह है उनके लिए गड्ढों का जो आकार रखा जाता है उसका पूछा जाता है, 1x1x1 रखते हैं। मीडियम साइज के जो फ्रूट्स है जैसे अमरूद वगैरह है उनका कितना रखते हैं, 75x75x75 रखा जाता है। और जो स्मॉल साइज के, स्मॉल साइज में पता है कौन सा आ जाएगा, बेर आ जाएगा। स्मॉल साइज में कौन सा हो जाएगा, बेर हो जाएगा। स्मॉल साइज में जैसे कैरोंदा हो जाएगा, उनका कितने लगते हैं, 50x50x50 रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं कि ओरचार्ड है। ओरचार्ड में अपन ने क्या देख लिया, फर्स्ट अपन ने लेआउट भी बना लिया, उसकी सिलेक्शन और साइट का सिलेक्शन और साइट भी देख ली। उसके बाद में गड्ढा भी बना दिया, गड्ढे के अंदर अपने को क्या क्या डालना है वो देख लिया अपन ने। उसके बाद में अपने को गड्ढे का जो आकार है, बड़े फ्रूट्स का कितना है, छोटे फ्रूट्स का कितना है, स्मॉल का कितना है, ये भी देख लिया। अब नेक्स्ट इसके बाद में अपन देख सकते हैं कि अपन ने एक स्पेसिंग का टॉपिक भी पढ़ा है कि मतलब कितनी कितनी स्पेसिंग लेनी है। मतलब जैसे आम की स्पेसिंग 10x10 लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आम की स्पेसिंग कितनी होती है, क्योंकि आम अपना क्या है, मेजर फ्रूट है। आम क्या है, अपना मेजर फ्रूट है। आम अपने राजस्थान में होता है। आम का प्रोडक्शन राजस्थान में कहाँ पे होता है, पूछ सकते हैं, बांसवाड़ा में आम का प्रोडक्शन होता है। आम का प्रोडक्शन राजस्थान में कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा में होता है। और जो आम के लिए जो स्पेसिंग लेते हैं वो कितने लेते हैं, 10x10। अब आम के अंदर अलग अलग होता है, जैसे आम्रपाली की कितनी रख देते हैं, 2.5x2.5। पूछ सकता है आम्रपाली वेराइटी की स्पेसिंग कितनी लेते हैं, 2.5x2.5 लेते हैं। और आम्रपाली वेराइटी किसके लिए यूज ली जाती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। मैंने पहले ही बताया कि आम्रपाली जो वेराइटी है उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज लिया जाता है। और आम्रपाली वेराइटी की स्पेसिंग कितनी है, 2.5x2.5 हो जाएगी। आम की 10x10 है, आंवले की 9x9 है। आंवला पूछ सकता है क्योंकि जो मेजर फ्रूट्स है और जो अपने राजस्थान में ग्रो करते हैं ना, स्पेशली उनमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है। जैसे आम में से हर बार क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आंवला हो जाएगा। बेर होता है, बेर अपने राजस्थान में होता है सबसे ज्यादा। बेर के अंदर भी राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में होता है, तो बेर का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेर में एक क्वेश्चन आता है, बेर की जो अर्ली वेराइटीज होती है, बेर की अर्ली और जो लेट वेराइटीज होती है, जेट में मोस्ट प्रोबेबली इसमें से क्वेश्चन आता है, बेर की अर्ली वेराइटी कौन सी होती है, गोला। बेर की अर्ली वेराइटी और लेट वेराइटी कौन सी है, उमरान। गोला कौन सी होती है, अर्ली वेराइटी, और लेट वेराइटी कौन सी है, उमरान। बहुत बार पूछते हैं कि बेर की अर्ली वेराइटी कौन सी है, बेर की लेट वेराइटी कौन सी है। नेक्स्ट इसमें जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो बेर में क्या करते हैं, प्रूनिंग। तो बेर की जो प्रूनिंग का टाइम है वो कौन सा होता है, अप्रैल मई। अप्रैल मई। बेसिक जैसे अभी मैं फ्रूट्स पढ़ाऊंगी बाद में, तो अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ ताकि लास्ट में क्या होगा, बर्डन नहीं रहेगा और थोड़ा थोड़ा फ्रूट्स का नॉलेज भी होता रहेगा, तो इस अलग टॉपिक में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता रहेगा। तो जो बेर है, इसकी बेर की स्पेसिंग कितनी लेते हैं, 8x8 लेते हैं। नेक्स्ट, बेर का प्रोडक्शन राजस्थान में अच्छा होता है, राजस्थान में भी, जयपुर में होता है। तो पूछ सकते हैं बेर की अर्ली वेराइटीज कौन सी होती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, बेर की लेट वेराइटी कौन सी है। तो अर्ली वेराइटी कौन सी है, गोला है। लेट वेराइटी कौन सी है, उमरान है। और बेर का जो प्रूनिंग टाइम होता है वो कौन सा होता है, अप्रैल मई। अप्रैल मई के अंदर बेर की क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। पता है बेर क्या होता है, पतझड़ी पौधा है। बेर की जो पत्तियां होती हैं वो टोटल झड़ जाती हैं। नेक्स्ट अपन ने क्या लिया था, अमरूद। अमरूद की स्पेसिंग 8x8 है। सिट्रस जो अपने राजस्थान में कहाँ पे होती है, किन्नू कहाँ पे होता है, गंगानगर में होता है, मैंने बताया था आपको। संतरा कहाँ पे होता है, झालावाड़ में होता है। तो किन्नू की स्पेसिंग कितने लेते हैं, 6x6 रखते हैं। और पपीता,
पपीता के कितने रहते हैं, 3 × 3 रखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने बताया था, पपीता का बाई प्रोडक्ट होता है जिसका क्या होता है, इंडस्ट्रियल यूज होता है, और पपीता का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, पपेन। पपीता का बाई प्रोडक्ट क्या होता है, पपेन होता है, जिसका इंडस्ट्रियल यूज होता है। तो पपीता की स्पेसिंग कितनी रखते हैं, 3 × 3 रखते हैं। और पपीता में क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं। पपीता को अगर आप काट के देखोगे तो पपीता में सबसे ज्यादा सीड पाए जाते हैं। पपीता क्या होता है, गायनोडायसिस भी है और डायसिस है। गायनो मतलब फीमेल और डायसिस मतलब मेल, मतलब गायनोडायसिस वेराइटीज भी होती है पपीता की और डायसिस वेराइटीज भी होती है। तो पपीता का जो प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोपोगेशन पपीता का अगर पूछे तो पपीता का प्रोपोगेशन किससे होता है, बीज से होता है। पूछ सकता है पपीता का प्रोपोगेशन किससे होता है, बीज से होता है, क्योंकि ये क्या होता है, बीजू पौधा है। नेक्स्ट, केले की मैंने बताई थी 3 × 3 होता है। आम की बताई थी, आंवला हो गया, अमरूद हो गया। ये मैंने गड्ढे का आकार बताया था। गड्ढा जो बनाते हैं, जैसे बड़े फ्रूट्स होते हैं उनमें दूरी क्या होती है, ज्यादा रखी जाती है। 1 × 1 × 1 को अपन मान सकते हैं 100 × 100, 100 × 100 × 100, ठीक है। 100 × 100 × 100 मान सकते हैं। मीडियम जो फ्रूट्स होते हैं जिनकी हाइट मीडियम होती है, मीडियम फ्रूट्स जैसे अमरूद वगैरह है, वो मीडियम फ्रूट है, तो उनकी कितनी रखी जाती है, 75 × 75 × 75 रखी जाती है। और जो स्मॉल होते हैं उनकी कितनी रखी जाती है, 50 × 50 × 50। और स्मॉल में कौन सा आता है, बेर आता है, और कौन सा हो जाएगा, कैरोंदा हो जाएगा। ये अपन ने देखा स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, गड्ढे का आकार कितना रखा जाता है। नेक्स्ट अपन लेते हैं कि एक होता है जैसे कोई भी ओरचार्ड है, तो ओरचार्ड के अंदर एक क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ओरचार्ड के अंदर ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है, प्रूनिंग सिस्टम क्या होता है। पूछ सकते हैं कि ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है, प्रूनिंग सिस्टम क्या होता है। तो ट्रेनिंग मतलब सबको पता है कि ट्रेनिंग मतलब किसी को ट्रेन करना, मतलब किसी काम के लिए किसी को ट्रेन करना। जैसे कोई जॉब लगती है, तो जॉब से जैसे जॉब लगने के बाद में सबसे पहले अपनी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। मतलब सबसे पहले उसको क्या बनाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, ताकि वो अच्छे से बाद में क्या कर सके, नॉलेज को दे सके। उसी तरीके से ट्रेनिंग सिस्टम का मतलब होता है कि किसी चीज को ट्रेन करना। ट्रेन मतलब जैसे पौधा है, पौधे को भी क्या की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है। अब पौधे की ट्रेनिंग कैसे करते हैं, पौधे का मतलब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब होता है काट चाट। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, काट चाट करना, मतलब उसको काटना। अब जैसे ये पौधा है, ठीक है, ये अपन ने लगा दिया, फ्रूट लगा दिया। अब इसकी अच्छी हाइट हो गई, ठीक है, बट इसने अभी तक प्रोडक्शन देना स्टार्ट नहीं किया, मतलब प्रोडक्शन वाली जो इसकी एज है वो अभी नहीं हुई। तो 1-2 साल बाद में क्या कर देंगे अपन, इसका ट्रेनिंग कर देंगे। ट्रेनिंग क्या होता है, मतलब इसकी जो थोड़े थोड़े से क्या होगी, इसकी चारों तरफ से लीव्स को हटा देंगे। और इसको ट्रेनिंग सिस्टम किसके लिए किया जाता है, जो अच्छी उसकी हाई प्रोडक्शन लेने के लिए, मतलब बाद में उसकी जो सरफेस एरिया है वो अच्छे से, मतलब उसका जो डेंसिटी वगैरह है वो अच्छी हुए। ट्रेनिंग का मतलब क्या हो जाएगा, उसको ट्रेन करना, मतलब स्टार्टिंग में उसका थोड़ी थोड़ी पत्तियां वगैरह काट के उसको कर देंगे। ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है, जो हैवी जो लोड है उसको कंट्रोल, जो बाद में जैसे फ्रूट्स होएगा, फ्रूट्स जैसे लगेंगे तो उस पर क्या होएगा, लोड पड़ेगा, मतलब वेट हो जाएगा फ्रूट उसके ऊपर, पौधे के ऊपर। तो अगर ट्रेनिंग सिस्टम कर देंगे तो वो क्या होएगा, हाई जो लोड होएगा उसको क्या कर पाएगा, सहन कर पाएगा। हावी जो फ्रूट्स का, इनका सबका जो उसके ऊपर लोड होएगा उसको क्या कर पाएगा, ये सहन कर पाएगा। तो ट्रेनिंग सिस्टम पहले किया जाता है। बहुत बार पूछते हैं ट्रेनिंग पहले होती है कि प्रूनिंग पहले होती है, तो ट्रेनिंग पहले की जाती है। और ट्रेनिंग किस लिए की जाती है, जो हैवी क्रॉप लोड है, हैवी जो क्रॉप का लोड होता है फ्रूट के ऊपर, उसको कम करने के लिए की जाती है, और ट्रेनिंग पहले की जाती है। ट्रेनिंग क्या होता है, पत्तियों की जो काट छाट होती है वो कर दी जाती है, मतलब काट छाट करके इनको हटा देते हैं। ट्रेनिंग पहले की जाती है। अब उसके बाद में क्या की जाती है, प्रूनिंग। नेक्स्ट क्या की जाती है, उसके बाद में क्या करते हैं, प्रूनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या होती है, प्रूनिंग। नेक्स्ट क्या होती है, प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग कब की जाती है, जैसे कोई भी पौधा है, ठीक है, फ्रूट है, फ्रूट ने क्या हुआ, 2-4 साल बाद में, जैसे 5 से 7 साल बाद में उससे क्या होगी, इल्ड मिलने लग गई। इल्ड अपन ने जैसे 3-4 बार अपन ने अलग अलग ईयर में अपन ने उसको हार्वेस्ट कर लिया, अच्छी इल्ड मिलने लगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जिसके बाद में क्या होती है, इल्ड डिक्रीज हो जाती है, मतलब वो जो की जो लीव्स होती है, उसका जो मतलब जो डालियां होती है उनमें क्या होती है, लीव्स क्या होती है, उनमें क्या होती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो उसमें क्या कर दी जाती है, फिर प्रूनिंग कर दी जाती है। और प्रूनिंग का मतलब ही वही होता है
तो चारों तरफ से हटाना। लेकिन प्रूनिंग किस लिए की जाती है? हाई प्रोडक्शन के लिए। प्रूनिंग किसके लिए की जाती है? हाई प्रोडक्शन के लिए। पूछ सकते हैं प्रूनिंग किस लिए की जाती है, तो प्रूनिंग की जाती है हाई प्रोडक्शन के लिए। प्रूनिंग किसके लिए की जाती है? हाई प्रोडक्शन के लिए। हाई प्रोडक्शन कैसे मिलेगा? फर्स्ट तो अपन ने देख लिया कि जैसे हैवी क्रॉप बियर लोड को कम कर रहा है। सेकंड, ये प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे कर रहा है? प्रोडक्शन को इंक्रीज ऐसे करेगा कि जैसे अपन ने जो पौधा है उसकी जो लीव्स है उसको जैसे अपन ने 3-4 बार ईल्ड ले ली, उसके बाद में अपन इनको क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक है, हटाने के बाद में क्या होगा? नई पत्तियां आएंगी, नई नई ब्रांचेज निकलेगी, नई नई डालियां निकलेगी, तो क्या होएगा? नए नए फ्रूट्स भी अधिक लगेंगे। अब जैसे हर डाली पे फ्रूट लगता है तो नई ब्रांच होगी, मतलब क्या हो जाएगा? लोड अधिक हो जाएगा, बहुत सारी पत्तियां निकल जाएंगी, बहुत सारी डालियां निकल जाएंगी, तो क्या होगी? प्रोडक्शन भी ज्यादा होएगा। तो क्या होंगे? फ्रूट्स भी ज्यादा लगेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रूनिंग किसके लिए की जाती है? हाई प्रोडक्शन के लिए की जाती है। और ट्रेनिंग किसके लिए की जाती है? जो उसका जो क्रॉप लोड होता है उसको कम करने के लिए। मतलब ट्रेनिंग पहले ही कर देते हैं ताकि आगे जैसे उसके ऊपर लोड पड़ेगा उसको कम कर पाए वो। जैसे कोई भी जॉब में क्या होती है? ट्रेनिंग पहले दी जाती है ताकि बाद में उसको अच्छे से समझ में आ सके कि अपने को काम करना है। दूसरा, उसको क्या होता है कि कैसे समझाना है, सब कुछ वो समझ जाए। तो ट्रेनिंग क्या होती है? पहले की जाती है। और ट्रेनिंग का मतलब होता है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग दोनों का मतलब एक ही होता है, काट छाट करना। लेकिन ट्रेनिंग की जाती है हैवी जो क्रॉप का लोड होता है उसको कम करने के लिए। क्रॉप का लोड मतलब हो जाएगा फ्रूट्स वगैरह का जो बाद में लोड पड़ेगा उसको पहले से ही कम करने के लिए। और प्रूनिंग की जाती है हाई प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। हाई प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होएगा? 2-4 साल बाद, जैसे 2-4 साल नहीं, 5-6 साल बाद में जैसे प्रोडक्शन देने लग गया फ्रूट। प्रोडक्शन देने के बाद में क्या होता है? एक टाइम जब पीक पीरियड होता है, हर चीज का एक पीक पीरियड होता है। तो जब फ्रूट का पीक पीरियड आएगा तो क्या हो जाएगी? यील्ड कम हो जाएगी। के अंदर जैसे कई प्रकार की बीमारियां भी लग जाती है 4-5 साल में, क्योंकि सीजन अलग अलग होता है, अलग अलग वेदर कंडीशंस आती है। कई बार क्या होता है उसको फेवरेबल कंडीशंस भी नहीं मिलती, तो नई नई क्या हो जाती है? बीमारियां लग जाती हैं, पत्तियां खराब हो जाती हैं। तो उसके लिए क्या कर देते हैं? प्रूनिंग कर देते हैं। और प्रूनिंग के अंदर भी काट छाट की जाती है। प्रूनिंग से क्या होता है? हाई प्रोडक्शन होता है। जब नई पत्तियां आती है तो क्या हो जाता है? हाई प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आज अपन ने पढ़ा था, आज अपन ने देखा है कि पहले तो अपन ने जो इससे पहले जो क्लास हुई थी, नेक्स्ट जो क्लास थी इससे पहले की, जो उसमें क्या होता है अपन ने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस और फ्यूचर प्रोडक्शन और प्रेजेंट की जो कंडीशंस है उसके बारे में आज अपन ने डिस्कस किया है कि कल क्या क्या पढ़ाया था। नेक्स्ट आज अपन ने देखा है ओर चार्ट बनाने का जो लेआउट के मेथड्स है इनको पहले डिस्कस कर लिया था फर्स्ट इंट्रोडक्टिव क्लास में। तो आज मैंने बेसिकली इनको थोड़ा थोड़ा ही बताया है, क्योंकि ओर चार्ट अपना लॉन्ग टॉप बहुत बड़ा टॉपिक है। तो उससे पहले अगर ओर चार्ट पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो लेआउट के मेथड्स है उनकी भी स्टडी करनी पड़ती है। तो लेआउट बनाने के लिए आज अपन ने फर्स्ट देखा था साइट का सिलेक्शन करना, मतलब किस तरीके से साइट का सिलेक्शन करना है। जिसके अंदर अपन ने क्या देखा था? क्लाइमेट, सोयल, टोपोग्राफी, मतलब समतल टोपोग्राफी वगैरह देखा था। ये सब कुछ जैसे सॉइल होती है वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। पूछ सकता है जो ओरचार्ड के लिए जो बेस्ट सॉइल कौन सी होती है? दोमट मिट्टी होती है। सिलेक्शन ऑफ साइट के अंदर दोमट मिट्टी, सॉइल अच्छी होनी चाहिए, टोपोग्राफी समतल होनी चाहिए। के बाद में नेक्स्ट अपन ने देखा था प्लानिंग ऑफ ओरचार्ड। अब ओरचार्ड की जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टाइम के लिए की जाती है। ऐसा नहीं है कि जो क्रॉप्स है वो 6 महीने की फसलें 6 महीने में लगा के हार्वेस्ट कर दिया। हार्वेस्ट क्रॉप्स है वो 6 महीने में क्या होगी? लगा के हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ओरचार्ड को 6 महीने में लगा के हार्वेस्ट कर लेंगे। 6 महीने में तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। तो ओरचार्ड जो होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए लगाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओरचार्ड की क्या होती है? प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। कि प्लानिंग अच्छी होने के लिए सब ओरचार्ड लगाने से पहले अपने को क्या करनी चाहिए? फेंसिंग अच्छी करनी चाहिए। नेक्स्ट अपन ने देखा था फेंसिंग के बाद में क्या देखा था? फर्स्ट फेंसिंग अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन देखा था विंड ब्रेकर्स, मतलब जो विंड ब्रेकर्स जो हवा के जो गति का जो बहाव है उसको कम करने के लिए ओरचार्ड के चारों तरफ विंड ब्रेकर्स लगाए थे, फेंसिंग की थी। नेक्स्ट अपन ने उसमें देखा था इरिगेशन चैनल्स, मतलब सिंचाई की सुविधा के लिए अलग अलग चैनल्स बनाने चाहिए ओरचार्ड के अंदर। नेक्स्ट उसके बाद में था ड्रेनेज। ड्रेनेज की क्या फैसिलिटी होनी चाहिए? मतलब बारिश के पानी में अगर पानी इकट्ठा हो गया तो उसको बाहर निकालने के लिए पक्की नालियां भी स्टार्टिंग में बनानी चाहिए। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? गड्ढा।
गड्ढा कैसे बनाते हैं, गड्ढे में जो कंपोस्ट FIM और कंपोस्ट होता है उसका रेशियो 1:1 रखा जाता है, और उसके अंदर अगर दीमक का अटैक हो जाए, अगर गड्ढा अपने को 1 महीने पहले ही खोद के छोड़ देना चाहिए। 1 महीने पहले इसलिए खोद के छोड़ना चाहिए क्योंकि 1 महीने पहले क्या होएगा, सूर्य की किरणें उसके अंदर गिरेगी, तो उससे क्या होगी, जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया वो क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट हो जाएंगे। FIM और कंपोस्ट का 1:1 रखना है। उसके बाद में दीमक के कंट्रोल के लिए क्या बताया था मैंने, क्लोरोपायरीफोस। पूछ सकते हैं दीमक सबसे ज्यादा किस में लगती है, सीरियल्स में दीमक सबसे ज्यादा लगती है गेहूं के अंदर, और सफेद लट किस में लगती है, सबसे ज्यादा लगती है मूंगफली के अंदर। ठीक है, उसके बाद में गड्ढा बना दिया। अब गड्ढे बनाने का जो आकार होता है वो भी पूछ सकता है। बड़े फ्रूट्स का लगते हैं 1:1:1, मीडियम जो फ्रूट्स लगते हैं उनका कितना रखते हैं 75, और जो स्मॉल हाइट के जो पौधे होते हैं जैसे बेर और कैरोंदा वगैरह स्मॉल हाइट्स के होते हैं, तो स्मॉल हाइट्स के लिए कितना रखते हैं 50x50x50 रखते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा था लेआउट के बारे में, जो लेआउट के अदर जो मेथड्स हैं बहुत सारे, उनके बारे में देखा था। लेआउट के होते हैं, पूछ सकता है लेआउट का, एक बेसिक क्वेश्चन में पूछ सकता है कौन सा लेआउट का मेथड नहीं है। तो लेआउट के अलग अलग मेथड, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, हेक्सागोनल मेथड है, ट्रायंगुलर मेथड है, क्विनकॉक्स मेथड है, और कंटूर मेथड है। उसके बाद में अभी जो रिसेंट में जो HDP मेथड चल रहा है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के बारे में डिस्कस किया था। H मतलब हाई होता है, D मतलब डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है जिसने सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कवर कर रखा है। डेंसिटी मतलब ज्यादा से ज्यादा अपने को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग, P मतलब क्या हो जाएगा, प्लांटिंग। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग होता है उसमें क्या रखती है, प्लांट पॉपुलेशन सबसे ज्यादा रखी जाती है। और हाई डेंसिटी प्लांटिंग किसकी बनती है, मैंगो की जो आम्रपाली वेराइटी होती है उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज लेते हैं। नेक्स्ट अपन ने इसके बाद में देखा था ट्रेनिंग सिस्टम क्या होता है, प्रूनिंग सिस्टम क्या होता है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है, ट्रेनिंग और प्रूनिंग दोनों का मतलब ही काट छाट होता है। ट्रेनिंग पहले की जाती है और प्रूनिंग बाद में की जाती है। ट्रेनिंग और प्रूनिंग पूछ सकता है, दोनों का मतलब ही काट छाट होता है। ट्रेनिंग पहले की जाती है, प्रूनिंग बाद में की जाती है। ट्रेनिंग किस लिए की जाती है, ट्रेनिंग का जो पर्पज होता है ट्रेनिंग करने का वो होता है पौधे को ट्रेन करना। ट्रेन किस लिए किया जाता है, जो आगे जो उसके ऊपर लोड पड़ने वाला है उसको कम करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है, और प्रूनिंग की जाती है हाई प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जैसे अपन ने 4-5 बार प्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद में क्या होता है, कई प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट वगैरह को उस पर क्या हो जाता है, अटैक हो जाता है, पत्तियां खराब हो जाती है। कई बार वेदर कंडीशंस होती है वो 2-4 साल तक फेवरेबल नहीं आती, या फिर इल्ड देना बंद कर देता है पौधा। इल्ड देना भी, बहुत सारी बीमारियां होने से क्या होती है, इल्ड देना बंद कर देता है, और उसका प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होता। तो हाई प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे, उसकी प्रूनिंग कर देंगे। प्रूनिंग में क्या होगी, उसके चारों तरफ की पत्तियां वगैरह उसको अच्छे से काट छाट कर देंगे। उससे क्या हो जाएगी, नई पत्तियां आएंगी, नई नई ब्रांचेज आएंगी, तो उससे क्या हो जाएगा, एल्ड का प्रोडक्शन अधिक हो जाएगा। तो प्रूनिंग की जाती है हाई प्रोडक्शन के लिए, और ट्रेनिंग किस लिए की जाती है, जो हैवी क्रॉप बियरिंग लोड है, मतलब क्रॉप का जो लोड आ रहा है उसके ऊपर उसको कम करने के लिए ट्रेनिंग की जाती है। ठीक है, थैंक यू।